Hello प्यारे बच्चों, my name is Jitendra Pandey and I am going to provide you with the video solutions of JEE Main Physics paper 29 June and Shift 2. तो स्टार्ट करते हैं हम वीडियो सॉल्यूशंस को. लेट्स बिगिन. तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था? क्वेश्चन दे रखा था स्मॉल टॉय स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट. कहां से मूव कर रहा है? एक छोटा सा टॉय है, कहां से मूव कर रहा है? फ्रॉम द पोजीशन ऑफ रेस्ट. ठीक है, अंडर अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है. इफ इट ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. ठीक है, जब वो डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है 10 मीटर इन टी सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द टॉय इन द नेक्स्ट टी सेकेंड विल बी. मतलब ये जो इसका क्या करते हैं हम लोग, डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं. लेट अस कंसीडर कि पॉइंट ए से स्टार्ट हो रहा है. ठीक है, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. पॉइंट ए क्या है? रेस्ट पे है. यहां से स्टार्ट होकर टॉय जो है वो यहां तक पहुंचा. लेट अस कंसीडर ये पॉइंट बी है. ठीक है, डिस्टेंस कितना? 10 मीटर बोल रखा है. कितना बोल रखा था हमें? 10 मीटर. और टाइम बोल रखा था टी सेकेंड. चलो ठीक है, ये बात यहां तक समझ में आ गई. अब नेक्स्ट टी सेकेंड मतलब बी से आगे बढ़ा. बहुत बढ़िया. बी से आगे बढ़ने तो भैया इसको जिंदगी में आगे बढ़ते रहना चाहिए. यहां भी वो आगे बढ़ गया तो क्या हुआ? टी सेकेंड, अनदर टी सेकेंड लगे उसको, अनदर टी सेकेंड में लगे. ठीक है, अब यहां डिस्टेंस तो पता नहीं है तो एक काम करते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं. तो कुछ इस तरह का डायग्राम इस क्वेश्चन के लिए बना. ठीक है, अब डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम हमने बना लिया, क्वेश्चन समझ में आ गया. क्वेश्चन किस कौन चैप्टर बेस्ड है? दैट इज मोशन इन 1D. ऑप्शन देख लेते हैं. ऑप्शन क्या कहना चाह रहे थे हमसे? ऑप्शन ए 10 मीटर था, ऑप्शन बी 20 मीटर, सी 30 मीटर एंड डी 40 मीटर. ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ चुका. क्वेश्चन क्या कह रहा था बच्चों हमसे? क्वेश्चन कह रहा था कि बॉडी स्टार्ट हो रही है रेस्ट से. ठीक है, ए पे बॉडी क्या है? रेस्ट पे बॉडी मान लेते हैं टॉय को हम लोग. ठीक है, तो कहां से स्टार्ट हो रही है? रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, फिर आगे चल रही है विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन. डिस्टेंस कवर करा टी सेकंड में, कितना? 10 मीटर. ओके, स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है. तो इस तरह का डायग्राम हमने यहां पर बच्चों ड्रॉ कर लिया. ठीक है, ए से बी तक और फिर यहां पर कहां से स्टार्ट हो रहा है? बी से सी तक. ठीक है, बी से सी तक कितना डिस्टेंस? एक्स मान लिया. टाइम कितना है? टी सेकंड. ठीक है, तो अगर बोले ए से लेके सी तक कितना टाइम है लगा टॉय को, तो कितना हो जाएगा? 2t, t प्लस टी. ठीक है, चलो let in initial t second it goes from a to b and in another t second it goes from b to c. चलो ठीक है, ओके. फ्रॉम a to b की बात कर लेते हैं. अब a to b में मुझे क्या पता है? मुझे पता है कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि रेस्ट पे था. ठीक है, और डिस्टेंस कितना है? 10 मीटर. ठीक है, मैं क्या निकाल लूंगा यहां से? टाइम निकाल सकता हूं, t की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज. दिस इज योर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन. ठीक है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज यहां पर करा जाएगा. मोशन का यूज हम लोग करेंगे बच्चों. ठीक है, क्या होती है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर. ठीक है, हॉरिजॉन्टल मोशन है तो a. ओके, 10 क्या हो गया? डिस्टेंस हो गया. हाफ u क्या था? 0. तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो गया? 0 हो गया. ठीक है, देखो यहां पे लिखा हुआ है. तो 10 इक्वल टू क्या हो गया? हाफ at स्क्वायर. तो यहां से a जो है वो कितना आ गया? 20/t स्क्वायर. ठीक है, a की वैल्यू मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई? 20/t स्क्वायर. चलो ये बात समझ में आ गई हमें. नेक्स्ट अब बात करें किसकी? b टू c तक. ठीक है, तो अभी तो हमने एक्सेलरेशन a निकाल लिया, कितना है? 20/t स्क्वायर. अब बात करते हैं b से c तक जाने में क्या हुआ. फिर हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे आगे जाके. तो फ्रॉम a टू b पार्टिकल हैज अटेन्ड. ठीक है, a टू b में कितनी वेलोसिटी से वो गया b तक, पहले वो निकालनी पड़ेगी. अभी तो एक्सेलरेशन निकाल लिया 20/t स्क्वायर, पर कितनी वेलोसिटी? स्टार्ट कहां से हो रहा है? रेस्ट से. आगे जाके चल रहा है तो u विल चेंज टू v. तो वो v मुझे निकालना है. ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करूंगा. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. v इज इक्वल्स टू u प्लस at. ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज यहां पर हम लोग करेंगे टू फाइंड आउट द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी व्हेन इट गोस फ्रॉम a टू b. चलो v u क्या हो जाएगा? 0. तो v इज इक्वल्स टू at आ गया. अब b टू c की बात कर लेते हैं. तो वी आर गोइंग टू यूज सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, जैसे कि मैंने कहा था यहां पर, है ना. सेकंड इक्वेशन मोशन का यूज करेंगे. x इज इक्वल्स टू क्या होगा? अब देखो ध्यान से समझो, यहां पर बॉडी ए से बी गई. ठीक है, ए पर इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? 0 थी. बी तक पहुंच गई कितने सेकंड में? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करा? 10 मीटर. और कितने सेकंड में? टी सेकंड में. ठीक है, फिर बी से कहां गई? वो सी पे गई. तो मेरा v तो यहां पर कितना आ गया? 80 आ गया. ये v 80 किसके लिए? जब वो a से b जा रही है. ठीक है, पर अब जब वो b से c जाएगी तो ये v क्या बन जाएगा? u बन जाएगा. किसके लिए? बॉडी के लिए. क्या बन जाएगा? u बन जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी बन जाएगा. ठीक है, बात समझ में आ रही है? ओके, b टू c की बात करते हैं. तो डिस्टेंस क्या लिया था बच्चों? हमने x लिया था. ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 80 इंटू टी प्लस हाफ at स्क्वायर. बात समझ में आई? ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो गया? at स्क्वायर प्लस हाफ at स्क्वायर प्लस किया कितना आ गया? 3/2 at स्क्वायर. यानी डिस्टेंस यहां पर x इज इक्वल्स टू कितना आ गया?
3/2 at²। क्लियर, चलो बहुत बढ़िया। अब ए की वैल्यू जो हमने निकाली थी, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है ना, पूरे दौरान, पूरी जो ट्रैवलिंग हो रही है, पूरी जो जर्नी चल रही है, उसमें एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट। और एक्सेलरेशन की वैल्यू मैं निकाल चुका हूं, कितनी आई, 20/t²। ठीक है, अब 20/t² इसकी वैल्यू आई है, तो मैं 3/2 at² जो डिस्टेंस निकला बी टू सी तक, है ना, वहां पे ए की वैल्यू पुट करता हूं, कितना, 20/t²। ये सॉल्व करा, ये गया, ये गया, ये कितना आ गया, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 30 मीटर। मतलब बी से सी तक डिस्टेंस कितना है, 30 मीटर था। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन सी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, एट व्हाट टेम्परेचर अ गोल्ड रिंग ऑफ डायमीटर 6.230 सेंटीमीटर बी हीटेड। ठीक है, एक गोल्ड रिंग को हीट करा गया, इसका डायमीटर दे रखा था 6.230 सेंटीमीटर, बी हीटेड सो दैट इट कैन बी फिटेड ऑन अ वुडन बैंगल। ठीक है, एक वुडन बैंगल पे चूड़ी पर, ठीक है, उसको फिट करा जा सके। ठीक है, तो उसको हीट करा गया, इसका डायमीटर कितना दे रखा था हमें, 6.230। अब वुडन बैंगल का डायमीटर कितना है, दैट इज 6.241 सेंटीमीटर। ठीक है, 241। ओके, बोथ द डायमीटर्स हैव बीन मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। कहां पे मेजर करा हमने, एट रूम टेम्परेचर, दोनों डायमीटर्स को मेजर करा है। रूम टेम्परेचर कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, समझ में आ गया। गिवन क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन ऑफ गोल्ड अल्फा एल इज इक्वल टू 1.4 × 10⁻⁵ पर केल्विन। मतलब क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन कौन चैप्टर पे बेस्ड है, दैट इज थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, यहां पे बात करेंगे हम लीनियर एक्सपेंशन की। ओके, चलो लीनियर एक्सपेंशन की बात करें, क्वेश्चन समझ में आ चुका है हमें, तो हम कौन सा फॉर्मुला यहां पे लगा सकते हैं, कौन फॉर्मुला जो हम लगाएंगे, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, पर यहां बात चल रही बच्चों इसकी डायमीटर की बात चल रही, तो लेंथ और डायमीटर को हम रिलेट कर सकते हैं। तो मेरे डायमीटर के रिस्पेक्ट में जो फॉर्मुला बनेगा दैट विल बी सेम एज लेंथ, है ना, डेल्टा डी बाई डी विल बी इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो मैं इस फॉर्मुले का यूज यहां पर इस क्वेश्चन के लिए करूंगा और आंसर निकालूंगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, ऑप्शन क्या कहना चाहते हैं हमसे, ऑप्शन क्या बोल रहे थे, मुझे अल्टीमेटली टी निकालना है। तो ए कितना है, 125.7 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा था, बी 91.7 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 425.7 डिग्री सेंटीग्रेड, डी 152.7 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इनिशियल डायमीटर क्या था, दैट इज 6.230 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइनल डायमीटर ऑफ द रिंग हीट करने के बाद यस, फाइनल डायमीटर ऑफ द रिंग शुड बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बैंगल, है ना, होना चाहिए, तभी तो वो फिट होगी उसके अंदर। हीट करने के बाद उसका डायमीटर बढ़ जाना चाहिए, बढ़ने के बाद तभी जाके तो वुडन बैंगल में वो फिट होगा। चलो ठीक है, फाइनल डायमीटर ऑफ द रिंग विल बी इक्वल टू डायमीटर ऑफ द बैंगल। ये तो क्लियर है, हमें समझ में आ गया। फाइनल डायमीटर ऑफ द रिंग कितना हो गया, 6.241। ये क्या है, दिस इज द डायमीटर ऑफ बैंगल, है ना, डायमीटर ऑफ बैंगल ही है, ये हमें दे रखा था क्वेश्चन के अंदर। बढ़िया, तो हमने बोला कि लीनियर एक्सपेंशन का फॉर्मुला हम यहाँ पे यूज करेंगे, दैट इज डेल्टा एल बाय एल इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, अल्फा क्या है, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ओके, और फॉर डायमीटर इट कैन बी रिटन एज डेल्टा डी बाई डी इक्वल्स टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, डायमीटर डेल्टा डी क्या है, दैट इज चेंज इन डायमीटर जो हुआ है हीट होने की वजह से। डी क्या है, इनिशियल डायमीटर। इनिशियल डायमीटर क्या हमारे पास, ये 6.230, और जो चेंज हुआ है वो कितना है, 6.241। ठीक है, माइनस करके निकाल लेंगे। ओके, डेल्टा डी बाई डी 6.241 माइनस 6 बाई डेल्टा डी निकालना है। डेल्टा डी निकालने के लिए क्या करेंगे, 6.241 जो आया, ठीक है, माइनस 6.230। ठीक है, और इनिशियल कितना है, 6.230, ये रख दिया यहां पर। डेल्टा डी बाई डी इज इक्वल्स टू अल्फा, अल्फा की वैल्यू मुझे दे रखी थी 1.4 × 10⁻⁵ डेल्टा टी। जो टेम्परेचर मुझे निकालना है वो टी है, माइनस रूम टेम्परेचर पर किया था ये 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। ठीक है, पूरा सॉल्व कर दिया। इसको सॉल्व करने के बाद मैंने क्या करा, दिस विल बी लाइक दिस, ऐसा आ जाएगा, t माइनस 27 विल बी इक्वल टू 11 × 10⁵ अपॉन 6230 इंटू 1.4। फर्दर इसको सॉल्व करने के बाद, ये पूरा सॉल्व करने के बाद, डिवाइड करने के बाद इसको प्लस करना पड़ेगा 27 से। प्लस करने का जो टेम्परेचर निकल के आया है दैट वाज 152.7 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना था, तो आंसर क्या है हमारा, 152.7 डिग्री सेंटीग्रेड। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन ऑप्शन डी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या गिवन था, 2 पॉइंट चार्जेस Q ईच आर प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस D अपार्ट। ठीक है, 2 पॉइंट चार्जेस थे, ठीक है, कहां, D अपार्ट, एक दूसरे से D डिस्टेंस की दूरी पर रखे हुए, Q बड़ा Q, ठीक है, ओके, कुछ इस तरह D अपार्ट। अ थर्ड पॉइंट चार्ज स्मॉल Q
इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बहुत बढ़िया, यहां पर मिड पॉइंट से x डिस्टेंस की दूरी पर, यानी इतना ऊपर, ये x ले लो, ठीक है, यहां पर स्मॉल q रखा हुआ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, क्या ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ही, यहां पर रखा हुआ स्मॉल q चार्ज विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम्स फोर्स F max, ठीक है, F max, और विल एक्सपीरियंस द मैक्सिमम कूलम्स फोर्स। देखो क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं एक बार दोबारा। 2 पॉइंट चार्जेस q each are placed at a distance d apart, बहुत बढ़िया बना लिया। A third point charge small q is placed at a distance x from the mid point on the perpendicular bisector, perpendicular bisector, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बनेगा। The value of x at which charge q will experience maximum coulombs force, इस x की वैल्यू कितनी होगी जहां पर ये जो स्मॉल q है विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, मैक्सिमम फोर्स, बहुत बढ़िया, ऐसा डायग्राम बनने वाला है। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, ठीक है, तो ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं, ए x इक्वल टू डी, बी x इक्वल टू डी बाई टू, सी x इक्वल टू डी बाई रूट टू, डी x इक्वल टू डी बाई टू रूट टू। अब क्वेश्चन को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे बच्चों। मैक्सिमम फोर्स निकालनी है, मैक्सिमम फोर्स निकालनी है, दैट मींस वी हैव टू डिफरेंशिएट विथ एंड पुट बी इक्वल टू 0, तब जाके x की वैल्यू यहां से निकलेगी। चलो करते हैं, ठीक है, तो कुछ इस तरह का डायग्राम बनाया। अब मिड पॉइंट से बात करी थी, इस x की वैल्यू यहां पर हमें निकालनी है, ठीक है, ओके, मुझे बताना है कि यहां पे मैक्सिमम फोर्स, ठीक है, महसूस करेगा ये, तो मिड पॉइंट से d बाई टू हो गया, बहुत बढ़िया। अब हमें पता है कि बच्चों यहां से इस पे क्या लगेगी, फोर्स लगेगी, इस डायरेक्शन में रिपल्शन होगा ना, दोनों पॉजिटिव चार्ज, यहां पर भी क्या होगा, रिपल्शन होगा, दोनों क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, तो F यहां पर और F यहां पर, तो इसका रिजल्टेंट कहां जाएगा, यहां, दिस विल बी द रिजल्टेंट FR, इन दो फोर्सेस का रिजल्टेंट कहां जाएगा, ऊपर की तरफ। क्लियर है, ओके, चलो देखो इधर कुछ इस तरह का बना रखा मैंने, तो ये हो गया बाहर की तरफ इवन वेक्टर इसके लिए, ठीक है, इवन वेक्टर, और ये हो गया E2 वेक्टर इस वाले के लिए, ये डिस्टेंस x है, ओके, ये डिस्टेंस x है। अब अगर मैं देख रहा हूं हॉरिजॉन्टल के साथ, तो ये एंगल क्या बन रहा है, अल्फा, ये एंगल पे कितना बन रहा है, अल्फा, ठीक है, इसका रिजल्टेंट कहां होगा, इस तरफ, रिजल्टेंट कहां होगा, इस तरफ, ठीक है। अब अगर ये हमने बोला है d बाई टू और ये क्या है, x है, तो जो हमारा हाइपोटेन्यूज थ्योरम लगाएंगे, दिस विल बी इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट डी बाई टू का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या आएगा, अंडर रूट डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर। आई होप यहां तक का डायग्राम कैसे बना है समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। मुझे पता है कि इसकी वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, बाहर की तरफ, पॉजिटिव में, बाहर की तरफ, रिजल्टेंट कहां होगा, ऊपर की तरफ, इन दोनों का रिजल्टेंट कहां होगा, ऊपर की तरफ। क्लियर है, चलो अब वन बाय वन सॉल्व करते हैं। पॉइंट चार्ज क्यू विल एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स एट अ पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक क्या है, ये फील्ड है बच्चों, ठीक है, मैंने कहा था कभी कभी छोटी छोटी गलतियां हो जाया करती हैं। चलो, ड्यू टू बोथ चार्जेस Q एंड Q इज मैक्सिमम, चलो, सो वी विल फर्स्ट फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड देन वी विल यूज द कांसेप्ट ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। तो पहले एक्सप्रेशन निकालनी पड़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसके बाद मैक्सिमम का कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, तब जाके x की वैल्यू वहां से आएगी। तो एट पॉइंट P, ओके, एट पॉइंट P क्या रख दिया, E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्जेस बाय सिमेट्री, तो ये पॉइंट P है जहां पर स्मॉल q चार्ज रखा हुआ है, ठीक है, बढ़िया। बस सिमेट्री मैग्नीट्यूड ऑफ E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर विल बी सेम ही रहने वाले हैं, क्योंकि स्मॉल q और बड़ा q है ना, ओके, दोनों का सिमेट्री सेम रहेगा, मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू E मान लिया, तो ये kq अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात कर रहे हैं यहां पर, तो E विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज ना, तो kq अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर, उसी का हम यहां पे क्या लगा सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, ठीक है। फोर्सेस की बात भी अगर आप करोगे तो ये क्या कूलम्स फोर्स की बात चल रही है ना, तो यहाँ KQ1 Q2 अपन R स्क्वायर लगा सकता है, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज की वजह से, तो यहां पर इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट चार्ज की वजह से E1 वेक्टर है, इस पॉइंट चार्ज की वजह से E2 वेक्टर, क्लियर है। तो KQ अपन R स्क्वायर, R कितना है, दैट इज d स्क्वायर बाय 4, R स्क्वायर हो गया, अगर R होता तो अंडर रूट में आता, तो ये d स्क्वायर बाय 4 प्लस क्या हो गया, x स्क्वायर हो गया। समझ में आ गया यहां तक की बात है, चलो, तो मैग्नीट्यूड तो हमने निकाल लिया, बढ़िया। अब देखो, अब सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं हम, तो अगर ये एंगल अल्फा हमने माना है, क्या माना है, अगर एंगल हमने क्या माना है बच्चों, अल्फा, है ना, हमने अल्फा एंगल माना है, अगर एंगल अल्फा माना है तो इसको दो कंपोनेंट्स में तोड़ देते हैं, तो ये क्या हो गया, दिस विल बी योर cos अल्फा, तो ये हो गया E cos अल्फा, एंड दिस विल बी योर
ई साइन अल्फा, ठीक है। तो अब इसकी वजह से भी और इसकी वजह से भी, तो एक ई साइन अल्फा इसकी वजह से भी होगा, तो ये दोनों तो कट गए, ई कॉस अल्फा विल कैंसिल ईच अदर, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या अपोजिट है। बचा क्या, ट्वाइस ऑफ ई साइन अल्फा, ट्वाइस ऑफ ई साइन अल्फा। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, अभी आपको मैंने बताया था इन दोनों की वजह से, एक इधर है एक इधर है, तो इसकी वजह से ये क्या है, दिस विल बी योर E2 वेक्टर और दिस विल बी योर E1 वेक्टर। इसकी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होगी, इस तरफ, ई नेट बोल देते हैं। तो ई नेट कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ ई साइन अल्फा, ट्वाइस ऑफ ई साइन अल्फा। ई कितना आया था, के क्यू बाय डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ओके, साइन अल्फा विल बी इक्वल टू, साइन अल्फा निकाल लेते हैं। साइन अल्फा क्या होगा, अल्फा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर एक्स अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना होगा, अंडर रूट डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, हमने हाइपोटेन्यूज निकाला था। और ये क्या था, परपेंडिकुलर, याद करो, ये हाइपोटेन्यूज और ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या था, एक्स था, और ये क्या था, अंडर रूट डी स्क्वायर बाय 4 प्लस क्या था, एक्स स्क्वायर। थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये इसकी को तो हमने अल्फा माना है, क्लियर है। चलो पुट कर दी सारी वैल्यूज को हमने, सारी वैल्यूज को पुट करने के बाद वी हैव टू फाइंड ई नेट टू बी मैक्सिमम, ई नेट टू बी मैक्सिमम। तो मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विल बी इक्वल टू 0, मैक्सिमम पता करना है ना। तो डी ई नेट अपॉन डी एक्स विल बी इक्वल टू 0। इस पूरे को डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर दिया डिफरेंशिएट, कुछ ये आया, डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक्स के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जो वैल्यूज थी हमारे पास पुट कर दी, विल बी इक्वल टू 0 कर दिया। डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट के रूल्स पता होने चाहिए, हमने प्रॉपर्ली डिफरेंशिएट करा पूरा का पूरा, इसको मैथमेटिक्स है, ठीक है, मैथमेटिक्स लगा दी, विल बी इक्वल टू 0 करा, तो हमारे पास ये निकल के आया, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास ये रिलेशन निकल के आती है 1 बाय डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल 3/2 इक्वल टू 3x स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4 डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर होल 5/2। चलो इसको फर्दर सॉल्व करा, तो डी स्क्वायर बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर को इधर ले आएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर बाय 4 विल बी इक्वल टू 2x स्क्वायर आ गया। चलो ठीक है, एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या आ गया, डी स्क्वायर बाय 8, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आएगा, d बाय 2√2, d बाय 2√2, और यही x की वैल्यू मुझे यहां निकालनी थी। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, मैं क्वेश्चन दे रखा था स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम ए, मतलब लाइट की बात हो रही है, लाइट की बात हो रही है, मतलब क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, रे ऑप्टिक्स पे बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, रे ऑप्टिक्स वाले चैप्टर पे। ओके, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडिया ए एंड बी आर 2 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड एंड 1.5 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दोनों के अंदर लाइट की स्पीड दे रखी है, मीडियम ए और मीडियम बी के अंदर, ओके, रिस्पेक्टिवली। अ रे ऑफ लाइट एंटर्स फ्रॉम द मीडियम बी, ठीक है, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था कि रे ऑफ लाइट कहां से एंटर कर रही है, मीडियम बी से, कहां जा रही है, ए में, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा, इफ द रे सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। चलो बहुत बढ़िया, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा है कि रे ने क्या किया, TIR किया, क्या किया था रे ने, TIR, रे सफर्स टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देन, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो ठीक है, अब यहां पर देखो, हमें एक मीडियम बी, लेट अस कंसीडर ये मीडियम ए था और ये मीडियम बी था, तो लाइट ऐसे एंटर कर रही है, दिस इज योर नॉर्मल एट एन एंगल थीटा, ठीक है, और यहाँ TIR होगा, तो आपको पता है कि जिस मीडियम से जाएगी उसी मीडियम से बाहर आएगी। अब TIR की कुछ कंडीशंस होती है, हमें पता है क्या होती है, पहली तो लाइट जो है डेंसर मीडियम से जानी चाहिए, किसके अंदर, रेयर मीडियम के अंदर। दूसरी, द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अब क्रिटिकल एंगल क्या होता था, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी 90 डिग्री, है ना, ऐसा एंगल जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 90 डिग्री, तो क्या बोलते हैं उसको, क्रिटिकल एंगल, ठीक है, ये हमें पता है। ये कुछ कंडीशंस होती थी TIR के लिए, हमें याद है, बहुत बढ़िया। तो ऑप्शन देख लेते हैं, क्या कहना चाह रहे थे हमसे ऑप्शन ए, थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, ऑप्शन बी, थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 2/3, ऑप्शन सी, थीटा इज लेसर देन साइन इनवर्स 3/4, ऑप्शन डी, थीटा इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। ओके, चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बच्चों हमें क्या बोला था कि बी से कहां जा रही है, रे दैट इज ए पे जा रही है, ठीक है, एट एन एंगल थीटा, अब हो क्या रहा है, यहाँ TIR हो रहा है ना। TIR में हमें पता है कि अगर TIR हो रहा है तो जो रे जा रही है कहां से जाएगी, डेंसर से रेयर में जाएगी, मतलब यहां पे मान लेते हैं इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μb है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μa है।
अब देखो ये जानकारी से पता चल रहा है अपनी कि म्यू बी विल बी ग्रेटर देन म्यू ए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम बी जो है वो मीडियम ए से बड़ा होगा, है ना। एक तो ये चीज यहां समझ में आती है। दूसरी चीज समझ में क्या आ रही है कि थीटा जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, क्रिटिकल एंगल होना चाहिए। और क्रिटिकल एंगल क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन सॉल्व करने के पर्पज से इस चीज को हम वन बाय वन देखते हैं। मुझे सबसे पहले क्या करना है, मुझे पता है ये कि म्यू बी इज ग्रेटर देन म्यू ए होगा। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम ए और मीडियम बी निकाल लेता हूं। ठीक है, यही निकालना था मुझे। तो क्या हो गया, म्यू इज इक्वल टू सी बाय बी, म्यू इज इक्वल टू सी बाय वी। यूजिंग दिस म्यू ए इज इक्वल टू क्या हो गया, सी क्या होता है, सी इज स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मीटर पर सेकेंड। तो म्यू ए इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 2 इंटू 10⁸, दैट विल बी इक्वल टू कितना हो गया, 1.5। ठीक है, म्यू बी इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁸ अपॉन 1.5 इंटू 10⁸, वेलोसिटी समय दे रखी थी। ठीक है, कितना आ गया, 2 आ गया। अब देख के पता चल रहा है कि म्यू बी जो है म्यू ए से बड़ा है, और ये मैंने आपको शुरू में कह दिया था म्यू बी जो है म्यू ए से बड़ा होना चाहिए TIR के लिए। बहुत बढ़िया। फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम बी टू ए, फॉर TIR टू अकर द एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। चलो, थीटा जो है वो बड़ा होना चाहिए किससे, सी से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर स्नेल्स लॉ लगाएंगे। दिस इज योर स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लॉ होता है, ठीक है, आप लोगों का फेवरेट। स्नेल्स लॉ क्या होता है, दैट इज साइन आई अपॉन क्या होता है बच्चों, साइन आर इज इक्वल टू म्यू 2 अपॉन म्यू 1, है ना, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। अब आई को तो मुझे सी बनाना है ना, और आर यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर मैं क्रिटिकल एंगल के रिस्पेक्ट में इसको बात करता हूं तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन सी अपॉन साइन 90 विल बी इक्वल टू क्या होगा, म्यू 2 अपॉन म्यू 1, म्यू 2 अपॉन म्यू 1। तो कुछ इस तरह ये बन जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, समझ में आ गया, इतनी बात तो समझ में आ गई होगी हमें, क्लियर है। तो म्यू बी इज इक्वल टू साइन सी, म्यू बी इज इक्वल टू साइन सी इज इक्वल टू म्यू बी साइन सी, सॉरी इज इक्वल टू साइन सी नहीं है, ओके सॉरी, म्यू बी साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए साइन 90। ओके, मैंने गलती बोल दी थी बच्चों, सॉरी। म्यू बी साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए साइन 90। ओके, म्यू बी कितना निकल के आया, दैट इज 2। तो 2 साइन सी इज इक्वल टू क्या हो गया, 3/2 इंटू 1, 3/2 इंटू 1। भाई इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम क्या, 3/2। ठीक है, साइन सी कितना आ गया, दैट इज 3/4, 3/4। यानी सी क्रिटिकल एंगल कितना है, साइन इनवर्स 3/4। अब कंडीशन क्या है, थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी, है ना, थीटा शुड बी ग्रेटर देन सी। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सी की वैल्यू आई साइन इनवर्स 3/4। तो यानी हमारे पास ये कंडीशन होनी चाहिए, थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4, थीटा शुड बी ग्रेटर देन साइन इनवर्स 3/4। That means for this question the option D will be perfectly correct. तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था मैं, क्वेश्चन दे रखा था इन द फॉलोइंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे एक न्यूक्लियर रिएक्शन दे रखी है हमें बड़ी सी। ठीक है, घबराना नहीं उसको देख के, आसान क्वेश्चन है, मॉडर्न फिजिक्स पे बेस्ड है। ठीक है, मॉडर्न फिजिक्स वाले चैप्टर, एटम या न्यूक्लियर। ओके, क्या बोल रखा है, डी से अल्फा डीके कराया तो D1 बना, D1 से बीटा माइनस डीके कराया तो D2 बना, और D2 में फिर अल्फा डीके कराया तो D3 बना, और D3 में गामा डीके कराया तो D4 बना। इस इक्वेशन से मुझे यही समझ में आया। ठीक है, और हमें भी यही समझ में आना चाहिए था। ठीक है, अब अल्फा डीके में क्या होता है, बीटा माइनस डीके में क्या होता है, गामा डीके में क्या होता है, हमें पता है। ठीक है, क्वेश्चन आसान हो गया हमारे लिए। चलो करते क्वेश्चन को सॉल्व। मास नंबर ऑफ डी इज 182। मास नंबर कितना दे रखा है, 182। बच्चों एलिमेंट को हम कैसे लिखते हैं, अगर मैं मान लो डी एक एलिमेंट है, ठीक है, कैसे लिखते हैं, ए यहां और जेड यहां। ठीक है, मास नंबर कितना रखा है, 182। दिस इज योर, ये क्या होता है, दिस इज योर मास नंबर, है ना, ये क्या होता है मास नंबर, और ये क्या होता है एटॉमिक नंबर। ठीक है, एटॉमिक नंबर। चलो ठीक है, मास नंबर कितना रखा है, 182 दे रखा है हमें, एंड एटॉमिक नंबर कितना रखा है, 74 दे रखा है। चलो ठीक है, मतलब अगर मैं डी के बारे में बात करूं तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, यहां पर 182 और नीचे क्या होगा, 74। ठीक, मास नंबर 182 और दिस इज द वे वी आर गोइंग टू राइट। कहीं कहीं ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी हम लोग इसको लिख सकते हैं, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है बच्चों, चलो ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है। तो मास नंबर एंड एटॉमिक नंबर ऑफ D4 लास्ट वाले का रिस्पेक्टिवली विल बी। ठीक है, मुझे यहां पर बताना है, क्लियर है। ओके, अब ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शंस क्या बोलना चाह रहे थे हमसे, A 174 and 71, B 174 and 69, C 172 and 69, D 172 and 71।
चलो ठीक है, ऑप्शन समझ में आ गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, बढ़िया। अब बात करते हैं अल्फा डीके, यहां पर अल्फा डीके और साथ साथ में बात करते हैं अल्फा डीके, बीटा माइनस डीके और गामा डीके की। बच्चों जब भी अल्फा डीके होता है, ठीक है, अल्फा डीके होता है तो हम बात करते हैं हीलियम की, ठीक है। तो अल्फा डीके जब भी होता है तो एटॉमिक नंबर, ठीक है, मैंने अभी आपको लिखा था क्या होता है, डी क्या था 182 और 74, ये दे रखा था। और ये फॉर्मेट किसका है, ये फॉर्मेट है, ठीक है। ये क्या है आपका मास नंबर, ठीक है, ये आपका क्या है एटॉमिक नंबर, ठीक है, ओके। जब भी हम बात करते हैं किसकी, अल्फा डीके की, जब मैं अल्फा डीके की बात करता हूं बच्चों, तो मुझे पता है और आपको भी पता था, ठीक है, कि एटॉमिक नंबर जो है इट डिक्रीजेस बाय 2। एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिक्रीजेस बाय 2 से डिक्रीज हो जाता है। और जो मास नंबर होता है इट डिक्रीजेस बाय 4, ठीक है। बीटा माइनस डीके में क्या होता है, बीटा माइनस डीके में क्या होता है, जो न्यूट्रॉन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, प्रोटॉन में, है ना। अब अगर प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया तो क्या हो गया 10, तो मतलब जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, है ना, प्लस हो जाएगा, कन्वर्ट हो रहा है न्यूट्रॉन प्रोटॉन में। तो जो प्रोटॉन की वजह से है जो एटॉमिक नंबर है वो क्या हो गया, बढ़ गया, ठीक है। मास नंबर सेम रहने वाला है। गामा डीके की बात करें तो सिर्फ एनर्जी ही चेंज होती है, ठीक है, नो चेंज इन एटॉमिक नंबर, नो चेंज इन मास नंबर, कोई चेंज नहीं आता, उसके सिर्फ एनर्जी की बात हम लोग करते हैं, ठीक है, एनर्जी कन्वर्जन ही होता है। ओके चलो देखो यहां पर हमें ये रिएक्शन दे रखी थी, ठीक है, ये गिवन थी, हमें क्वेश्चन के अंदर ये करना था। तो ड्यूरिंग अल्फा डीके एटॉमिक नंबर डिक्रीज बाय क्या हो रहा है 2 एंड मास नंबर डिक्रीज बाय 4, ठीक है, मास नंबर डिक्रीज बाय 4, बढ़िया। तो मतलब ये तो हमें एलिमेंट दे रखा था, अल्फा डीके कराएंगे तो 182, अब मैंने ऐसे आपको बोला अल्फा डीके चल रहा था 182, मतलब ये ऊपर वाला क्या है, दिस इज योर मास नंबर, ठीक है। तो मास नंबर जो है वो डिक्रीज हो रहा बाय 4, तो 182 माइनस 4 विल बी 178 और 72 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 72। ये बात होगी पहले की, यानी D1 की, D1 आ गया, क्लियर है, समझ में आ गया। अब बात करते हैं बीटा माइनस डीके की। बीटा माइनस डीके में मैंने आपको कहा था न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन में, न्यूट्रॉन कन्वर्ट होता है किसमें, प्रोटॉन में, प्रोटॉन 10, ठीक है। एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा बाय 1, ठीक है, एंड मास नंबर रिमेन्स सेम, चलो ठीक है। तो ये कितना हो गया 178, ये हमारे पास आया D1 आया, D1 में हो रहा है बीटा माइनस डीके, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो गया बाय 1, ठीक है। तो ये कितना हो गया 178, 73, ये आ गया D2, ठीक है। फिर से क्या हुआ, अब अल्फा डीके हुआ, तो फिर से क्या होगा, एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, डिक्रीज बाय 2 एंड मास नंबर डिक्रीज बाय 4, चलो ठीक है। सिमिलरली वही चीज फॉलो करते हैं, ये 178 मतलब कुछ ये निकल के आया था एलिमेंट हमारा, ठीक है, इस एलिमेंट में 178 माइनस 4 हो जाएगा और 73 माइनस 2 हो जाएगा, तो हमारे पास D3 आ गया, क्लियर है। अब क्या किया गामा, तो इसमें कोई चेंज होता ही नहीं है ना। ड्यूरिंग गामा डीके फोटोन इज एमिटेड, फोटोन एमिट होता है, नो चेंज इन मास नंबर और एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो जो हमारा D4 आएगा वो क्या होगा, दिस विल बी सेम एज D3, 71 और क्या आएगा 174, तो 174 और 71 हमारा आंसर होना चाहिए। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन ए विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, मैं क्वेश्चन दे रखा था द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट एसोसिएटेड विद अ लाइट वेव इज गिवन बाय, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन हमें दे रखी थी, E इज इक्वल टू 200 ब्रैकेट sin 6 into 10 to the power 15t plus sin 9 into 10 to the power 15t, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, वोल्ट पर मीटर, गिवन H इज इक्वल टू 4.14 into 10 to the power minus 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। सेकेंड, इफ दिस लाइट फॉल्स ऑन अ मेटल सरफेस, ठीक है, अगर ये लाइट मेटल सरफेस पे गिरती, हैविंग अ वर्क फंक्शन कितना दे रखा है, हैविंग अ वर्क फंक्शन ऑफ दैट इज 2.50 इलेक्ट्रोवोल्ट, द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन्स विल बी, ठीक है, मुझे क्या निकालनी है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो यह फॉर्मूला दिमाग में खर्चा आ जाना चाहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, यानी आइंस्टीन की इक्वेशन का, दैट इज के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव। इस फॉर्मूले का यूज यहां पर हम लोग करेंगे टू फाइंड आउट योर काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब यहाँ पे क्या दे रखा है हमें, इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे रखी है, एच की वैल्यू दे रखी है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इक्वेशन दे रखी है बच्चों, देखिए इस फॉर्मेट में लिखी हुई है, दिस शुड बी इन द फॉर्मेट ऑफ E नॉट साइन
ओमेगा 1t प्लस क्या होगा साइन ओमेगा 2t, ठीक है 2t, क्लियर है? ओके चलो ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं? ए 1.90 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी 3.27 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सी 3.60 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, डी 3.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमें इक्वेशन दे रखी थी ये वाली, ठीक है, हमें बात करनी किसकी? मैक्सिमम की, मैक्सिमम की बात करनी है। और हमें जब मैक्सिमम की बात करनी है तो हमें मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात यहां पे करनी पड़ेगी, ठीक है। मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी की बात करनी है तो भाई ये क्या है? ये तो ओमेगा 1 है, ये कम है और ये क्या है ज्यादा, तो हमें इसका यूज करना 9 × 10⁻15, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं ओमेगा वो कितना मुझे लेना है, दैट इज 9 × 10⁻15, ठीक है, ये वाला ओमेगा मैं यूज करूंगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? काइनेटिक एनर्जी विल बी मैक्सिमम कॉरस्पॉन्डिंग टू द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी विल मैक्सिमम, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू, है ना, ये यूज कर सकते हैं। 5 विल बी इक्वल टू 0, वर्क फंक्शन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ओके मैक्सिमम एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आ रही है? दैट इज 9 × 10⁻15, ठीक है। तो यहां से फ्रीक्वेंसी निकाली जा सकती है। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? एफ इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओमेगा अपॉन 2π, है ना। और मैं क्या ले रहा हूं यहाँ पे? ओमेगा मैक्स, जो कि ओमेगा 2 माना है मैंने, है ना, दैट इज 9 × 10⁻15 अपॉन 2π। तो यहां से जो एफ आएगा, एफ मैक्स आएगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी, दैट विल बी इक्वल टू 1.43 × 10⁻15 हर्ट्ज, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी हमने निकाल ली। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू अप्लाई द आइंस्टीन इक्वेशन, दैट इज के ई इज इक्वल्स टू या के ई मैक्स इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5। उसको अरेंज करके हमने इस फॉर्मेट में लिख दिया, एच न्यू इज इक्वल्स टू के मैक्स प्लस 5। के मैक्स मतलब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ओके चलो एच की वैल्यू हमें कितनी रखी थी? 4.14 इंटू 10⁻15। न्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1.4, ठीक है। एफ मैक्स विल बी न्यू, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का सिंबल होता है, इंटू 1.43 इंटू 10⁻15 के मैक्स प्लस 5। 5 की वैल्यू कितनी रखी थी? 2.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, पुट कर दी, सॉल्व किया, के मैक्स कितना आ गया? के मैक्स विल बी इक्वल टू 5.92 इन माइनस 2.50, दैट विल बी इक्वल टू 3.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यही मुझे निकालनी थी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, कितनी आ रही है? 3.42 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था? क्वेश्चन दे रखा था कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग, मतलब कौन चैप्टर बेस्ड है? कैपेसिटेंस वाले चैप्टर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अ कैपेसिटर इज डिस्चार्जिंग थ्रू अ रजिस्टर आर, थ्रू अ रजिस्टर आर, ओके। कंसीडर इन टाइम t1, इन टाइम t1, कंसीडर इन टाइम क्या? t1, ओके। कैपेसिटर क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है थ्रू अ रजिस्टर आर। कंसीडर, अब बात दूसरी चल रही है, कंसीडर इन टाइम t1 द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। कैपेसिटर क्या कर रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब अब अगर मैं कैपेसिटर की डिस्चार्जिंग की बात करता हूं तो यहां पे बात करूंगा चार्ज की, तो Q विल बी इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस t बाय RC, है ना। कैपेसिटर है डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, ओके। अब मुझसे क्या बोला है कि एनर्जी इन कंसीडर इन टाइम t1 में द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या होता है बच्चों? U इज इक्वल्स टू Q स्क्वायर बाय 2C, Q स्क्वायर बाय 2C, ठीक है। Q स्क्वायर बाय 2C, या Q नॉट लिखता हूं अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, Q नॉट, ठीक है। U इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C इन टाइम t1, इन टाइम t1। अब ये तो नॉर्मल टाइम की बात कर रहा हूं, नॉर्मल में इन टाइम t मान लो, ठीक है। U इज इक्वल टू Q नॉट स्क्वायर अपॉन 2C होता है। तो इन टाइम t1 एनर्जी जो है रिड्यूस होकर क्या हो जा रही है? तो यानी U1 बोल दूं विल बी इक्वल टू क्या हो रही है? Q स्क्वायर अपॉन 2C का आधा, आधा हाफ हो रही है, किसमें? इन t1, टाइम t1 में, ठीक है, ओके। एंड इन टाइम t2 द चार्ज स्टोर्ड रिड्यूसेस टू 1/8 ऑफ इट्स, देखो यहां पे क्या बोल रखा है? चार्ज स्टोर्ड रिड्यूसेस टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, ठीक है। चार्ज जो स्टोर्ड है इट विल रिड्यूसेस टू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू, इनिशियल वैल्यू किसमें? t2 टाइम में, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया? कैपेसिटर डिस्चार्जिंग की बात चल रही है, दो केसेस की, मतलब दो केसेस इन द सेंस, एक बार एनर्जी क्या हो गई? एनर्जी हो गई रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। फिर क्या हुआ? इन टाइम t2 चार्ज स्टोर जो था वो क्या हो गया? 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। तो हम यहाँ दो पर्पस में बात करेंगे, एक बार t1 निकालेंगे, एक बार t2 निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि मुझे क्या निकालना है? रेशियो निकालना है t1 t2 का, ठीक है।
तो इन दोनों लॉजिक से जो क्वेश्चन में दो बातें कही गई है, वहां से हम पहले T1 निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे, उन दोनों का फिर रेशियो निकाल लेंगे। तो ऑप्शंस क्या कह रहे थे? ए हाफ, बी 1/3, सी 1/4 एंड डी 1/6। तो करते क्वेश्चन को सॉल्व। चलो क्वेश्चन को सॉल्व किया। लेट द इनिशियल चार्ज ऑन कैपेसिटर विल बी Q0। ठीक है, इनिशियल चार्ज को क्या मान लिया? Q0, इनिशियल एनर्जी को मान लो U0। ठीक है, अब देखो यहां पर ये कैपेसिटर है। ठीक है, ओके, Q0 चार्ज हो गया, दिस इज रिड्यूस हो रहा, डिस्चार्ज हो रहा बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस, है ना। रेजिस्टेंस की वजह से क्या हो रहा है? डिस्चार्ज हो रहा है। चलो ये हो गया हमारा एनर्जी स्टोर्ड। इनिशियली एनर्जी जो स्टोर्ड थी दैट इज इक्वल टू U0 इज इक्वल टू Q0 स्क्वायर अपॉन 2C। ये फॉर्मूला हमें पता है। अब फॉर एनर्जी टू बी हाफ इन टाइम T1 की बात चल रही है, किसमें? टाइम T1 में। ठीक है, तो U इज इक्वल टू U0/2 हो गया, विल बी इक्वल टू Q0 स्क्वायर बाय 4C। ओके, Q0 स्क्वायर बाय 4C। ठीक है, Q स्क्वायर अपॉन 2C लिख सकता हूं इसको। ठीक है, Q0 बाय 4C दोनों क्या हो गए? बराबर हो गए। तो Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो गया? Q0 स्क्वायर बाय 2। ठीक है, Q स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो गया? Q0 स्क्वायर बाय 2। कहां से आया? यहां से आया। ठीक है भाई, अगर मैं एनर्जी की इक्वेशन लिखता हूं क्या होता है? U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाय 2C, है ना। अल्टीमेटली यहां क्या है? U इज इक्वल टू U0/2 और U इज इक्वल टू क्या है? Q0 स्क्वायर बाय 4C। तो U की जगह क्या लिख दूंगा मैं? Q स्क्वायर बाय 2C एंड दैट विल बी इक्वल टू Q0 स्क्वायर बाय 4C। तो अब यहाँ Q और Q0 स्क्वायर में रिलेशन आ गया। क्या आया? Q स्क्वायर इज इक्वल टू Q0 स्क्वायर बाय 2 एंड दिस वी कैन राइट इट एज Q इज इक्वल टू Q0 बाय √2। अब बात चल रही फॉर डिस्चार्जिंग। तो जैसे मैंने आपको बताया इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू Q0 e टू द माइनस t बाय RC। ओके, Q, अब Q की जगह क्या रख देंगे हम? Q0 बाय √2। Q0 कट गया, ये कितना आ गया? 1/√2 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाय RC। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? e टू द पावर, e को उस तरह ले जाऊंगा तो log हो जाएगा, log 1/√2, है ना। log 1/√2 कैन बी रिटन एज log 1 माइनस log 1 बाय, अब log क्या आएगा? 1/√2, 1 माइनस √2। ठीक है, √2। तो यहाँ क्या आ गया? 2 टू द पावर हाफ, तो हाफ आगे आ जाएगा, है ना। हाफ क्या आ जाएगा आगे? तो ये हो गया हाफ log 2। बात समझे? ठीक है, आगे देखते हैं। ऐसे किया, ठीक है, तो क्या बन गया? log 1 माइनस हाफ log 2 विल बी इक्वल टू माइनस t अपॉन RC। क्लियर है? यहां से t कितना, T1 कितना आ गया? यही तो निकाला T1 हमें, दैट विल बी इक्वल टू हाफ RC log 2। ठीक है, तो ये तो हमने बात करी इन टाइम T1, जो हमें पहला केस बोल रखा था, एनर्जी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। तो वहां से हमने चार्ज का रिलेशन निकाल लिया। चार्ज का रिलेशन निकालने के बाद क्या किया हमने? जो डिस्चार्जिंग की जो इक्वेशन है वहां पे पुट करा और हमारा T1 निकल गया। अब बात करते हैं चार्ज रिड्यूस टू Q0 by 8, इनिशियल वैल्यू 1/8 ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो अब चार्ज की इक्वेशन क्या है? Q इज इक्वल टू Q0 e टू द माइनस t अपॉन RC। तो Q0 by 8 वहां रख दिया Q की जगह, है ना। Q0 by 8 ये कट गया, ये कट गया। ओके, ये 1/8 इक्वल टू क्या आ गया? e टू द माइनस t बाय RC। अब log 1/8 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया log 1 माइनस 2 टू द पावर 3 आ जाएगा आगे, तो 3 log 2 हो गया, विल बी इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा? T2 माइनस क्या हो जाएगा? T2 अपॉन RC, है ना। T2 भाई, T2 की बात चल रही है यहां पर, तो क्या हो जाएगा? T की जगह क्या रख देंगे हम लोग यहां पर? माइनस T2 नहीं, T2। T की जगह क्या रख देंगे? T2। ठीक है बच्चों, माइनस T2 नहीं रखेंगे, T2 रखेंगे, क्योंकि T2 निकालना है हमें। ठीक है, तो T की जगह इक्वेशन में क्या पुट कर देंगे? T2 पुट कर देंगे। ओके, तो यहां देखो मैंने माइनस T2 अपॉन RC कर दिया, T की जगह T2 पुट कर दिया। ठीक है, अब T2 इज इक्वल टू कितना आ गया? दैट विल बी इक्वल टू 3RC log 2, 3RC log 2। अब T1 जो है मेरा वो निकल के आया हाफ RC दिस, और T2 कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 3RC दिस। मुझे रेशियो निकालना है T1 अपॉन T2 का, कुछ नहीं करना, आसान है। ठीक है, अब जो वैल्यूज हमारे पास है, जो जायदाद हमारे पास थी, उसी को लौटाना है। ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको लौटा दिया, मतलब वैल्यूज रख दी, ये कटा, तो दिस विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2 कितना आ जाएगा यहां से? 1/6। ठीक है, 1/6, और यही आंसर आ रहा है हमारा। तो दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें? स्टार्टिंग विद द सेम इनिशियल कंडीशंस एन आइडियल गैस एक्सपेंड्स फ्रॉम वॉल्यूम V1 टू V2 इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, इनिशियल कंडीशन स्टार्ट हो रही है और जो गैस की वॉल्यूम है वो V1 से V2 हो गई, V1 से V2 हो गई 3 डिफरेंट तरीके से। ठीक है, द वर्क डन बाय द गैस इज W1 इफ द प्रोसेस इज प्योरली
प्योरली आइसोथर्मल। ठीक है, पहली बात, वर्क डन बाय द गैस क्या होगा, W1 होगा जब प्रोसेस क्या होगी, आइसोथर्मल होगी। ठीक है, W2 होगा अगर प्रोसेस क्या होगी, एडियाबैटिक होगी। ठीक है, और W3 होगा इफ द प्रोसेस इज प्योरली आइसोबारिक। देन चूज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ रहा है, क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, कौन चैप्टर पे, थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है, अब समझ में आ चुका, तीन डिफरेंट बेस से हम वॉल्यूम को एक्सपेंड कर रहे हैं, V1 से V2 में। एक में वर्क डन जो आ जाएगा दैट इज वर्क डन बाय द गैस इज W1, प्रोसेस जब क्या होगी, आइसोथर्मल। W2 जब क्या होगी, एडियाबैटिक होगी। W3 जब क्या होगी, आइसोबारिक। सो वी हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, देखिए ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। ऑप्शन ए, W1 is lesser than W2 is lesser than W3. Option B, W2 is lesser than W3 is lesser than W1. Option C, W3 is lesser than W1 is lesser than W2. Option D, W2 is lesser than W1 is lesser than W3. W stands for work done over here. ठीक है, अब समझ में आ गया, तो मैंने उसके रिस्पेक्ट में डायग्राम ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। अब डायग्राम किसका ड्रॉ होगा, भाई गैस की बात हो रही, PV equals to nRT. That means the diagram will be drawn. डायग्राम किसका ड्रॉ होगा, that will be, हम वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम को एक्सपेंड करना है हमें, V1 से V2 में लेके आना। ठीक है, तो जो डायग्राम ड्रॉ होगा PV डायग्राम होगा। दिस इज योर PV डायग्राम, है ना। PV डायग्राम्स को इंडिकेटर डायग्राम भी कहते हैं। ओके, अब बच्चों हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा लिखी हुई है, लैंग्वेज ज्यादा लिखी हुई है, पर क्वेश्चन आसान है। हमने पढ़ रखा है कि जो एरिया अंडर द PV डायग्राम होता है, या PV कर्व बोल लो, एरिया अंडर द PV कर्व। ठीक है, एरिया अंडर द PV कर्व क्या देता है, वर्क डन। क्या देता है हमें, गिव्स वर्क डन। ठीक है, क्या देता है हमें, वर्क डन देता है। बस जिंदगी और क्वेश्चन दोनों आसान हो गए। यहां पर जो कर्व है कुछ इस तरह है। ठीक है, कर्व जो हमें दे रखा था वो कुछ इस तरह है। तो यहां पे क्या बोल रखा था कि भाई ये W1 है, ठीक है, ये W2 और ये W3। ठीक है, मतलब पहला आइसोथर्मल, दूसरा एडियाबैटिक और तीसरा आइसोबारिक। ओके, अब देख के समझ आ रहा है कि किसने ज्यादा एरिया कवर कर रखा है ना, किसने ज्यादा एरिया कवर कर रखा है। भाई कवर किसने कर रखा है सबसे ज्यादा एरिया, आइसोबारिक ने, तो इसका वर्क डन ज्यादा होगा, फिर उसके बाद आइसोथर्मल ने, और लास्टली एडियाबैटिक ने। तो मतलब अकॉर्डिंग टू अस ये क्या है, W3 शुड बी ग्रेटर देन W1 इज ग्रेटर देन W2 होना चाहिए, है ना, W2 होना चाहिए। सबसे ज्यादा एरिया कवर किसने कर रखा है, 1 ने, है ना। उसके बाद सॉरी 1 ने नहीं, 3 ने, है ना। सबसे ज्यादा एरिया किसने कर रखा है, आइसोबारिक 3, ये वाले लाइन ने, फिर 1 ने और फिर 2 ने। तो अकॉर्डिंग टू अस वर्क डन W3 इज ग्रेटर देन W1 इज ग्रेटर देन W2 शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो देखो यहाँ पे एरिया ऑफ 3 इज ग्रेटर देन एरिया ऑफ 1, एरिया ऑफ 2, W3 should be greater than W1 is greater than W2. That means according to the given options, the option D should be perfectly correct. तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था मैं, क्वेश्चन दे रखा था टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स। ठीक है, टू लॉन्ग करंट कैरिंग कंडक्टर्स आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ओके, एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर बिटवीन देम। ठीक है, अगर मैं इसका डायग्राम बनाना चाहूं तो कुछ इस तरह होगा, दो पैरेलल कंडक्टर्स रखे हुए हैं आपस में कितनी दूरी पर, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर। ऐसा अभी तक क्वेश्चन में हमने पढ़ा। ठीक है, ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द टू कंडक्टर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट मिड पॉइंट बिटवीन द टू कंडक्टर्स due to current flowing in them is 300 माइक्रो टेस्ला। मतलब अगर मैं बोलूं मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कितनी दे रखी है, 300 माइक्रो टेस्ला, एंड दिस कैन बी रिटन एज 300 into 10 to the power -6 टेस्ला। ठीक है, यहां तक की बात समझ में आ गई। द इक्वल करंट फ्लोइंग इन द टू कंडक्टर्स इज, द इक्वल करंट फ्लोइंग इन द टू कंडक्टर्स इज। ठीक है, चलो यहां पे ऑप्शंस क्या बोल रखे हैं, ए 30 एम्पियर इन द सेम डायरेक्शन, बी 30 एम्पियर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन सी 60 एम्पियर इन द अपोजिट डायरेक्शन, ऑप्शन डी 300 एम्पियर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो दीज वर द ऑप्शंस गिवन टू अस क्वेश्चन के अंदर। अब क्वेश्चन में क्या है, डायग्राम कुछ इस तरह बना हुआ है, जो मिड पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आ रही है इन दोनों कंडक्टर्स की वजह से वो कितनी है, 300 माइक्रो टेस्ला। एक चीज हमें ध्यान में याद है और पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड चाहिए यहां पर, ठीक है, तो दोनों तरफ तो करंट, पहले तो यहां बोल रखा है द इक्वल करंट फ्लोइंग,
इक्वल करंट फ्लोइंग, ठीक है, दोनों तरफ करंट सेम फ्लो होगा, ठीक है, दोनों तरफ करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा, ठीक है, सेम फ्लो होगा, पर डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट, मतलब यहां पे करंट अगर ऊपर जा रहा है आई एम्पियर, ठीक है, तो यहां पे क्या होगा, नीचे होगा आई एम्पियर, नीचे होगा, तब जाकर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होगी, है ना, तब जाके यहां मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, समझ में आया, ओके। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो करंट ड्यू टू बोथ द वायर्स हैज टू बी इन अपोजिट डायरेक्शन, only then the magnetic field due to both wires will be in the same direction, resultant magnetic field will not be zero, resultant magnetic field जीरो नहीं होगी, ठीक है। देखो हमने डायग्राम ड्रॉ करा था, ठीक है, क्लियर है, मिड पॉइंट पे बोला हुआ है, यहाँ पॉइंट पी माना था इसको, तो वहां नीचे ऊपर जो आप जिस तरह डायरेक्शन में आप ले सकते हो वो ले लो, पर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। मिड पॉइंट मतलब इस वायर से 4 सेंटीमीटर और इस वायर से कितना हो गया, 4 सेंटीमीटर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट द वायर्स, कंडक्टर्स, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर्स का फॉर्मूला यहां पे लगेगा, क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर। इस फॉर्मूले को हम यहां पर लगाएंगे, R विल बी अकॉर्डिंग टू द B1 की बात कर रहे हैं तो मिड पॉइंट से कितना है, B2, यानी पहले वायर की बात कर रहे हैं तो B1 लेंगे, दूसरे वायर की बात करेंगे B2 लेंगे, और दोनों का पॉइंट P पे निकालेंगे, ठीक है। B इज इक्वल्स टू B1, ठीक है। अब दोनों एक B1 प्लस B2 है ना, अब दोनों की मैग्नेटिक फील्ड, दोनों का करंट क्या है, मैग्नीट्यूड करंट का क्या है, सेम है, इक्वल करंट फ्लोइंग बोला हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, इक्वल मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो B विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B, जो निकलेगा समझना, जो मैग्नेटिक फील्ड में यहां पर निकालूंगा, ठीक है, वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगी, यानी मैं इसको B1 प्लस B2 को बोल सकता हूं, पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, चलो करते हैं सॉल्व। देखो वी नो दैट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट वायर एट अ डिस्टेंस, ये फॉर्मूला होगा, दैट इज B इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अगर लेट द करंट बी आई है ना, तो करंट बी आई दोनों वायर्स की वजह से पॉइंट बी पे है ना, पॉइंट पी पर, तो हम बात कर रहे हैं B विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, B1 प्लस B2, और दोनों करंट का मैग्नीट्यूड सेम है, तो दिस विल बी इक्वल टू B विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B, दुगनी हो जाएगी, इसको बोलता हूं B P पर, क्लियर है, समझ में आ रहा है, इन दोनों वायर्स की वजह से पॉइंट P पर, ठीक है, दोनों वायर्स का करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी P पर विल बी इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, तो दोनों को ऐड किया, सेम है, तो दुगनी हो गई, BP इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B, तो देखो यहाँ पर ट्वाइस इंटू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 300 माइक्रो टेस्ला। BP तो हमें दे रखी थी, कितनी दे रखी थी, BP स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, कितनी दे रखी थी बच्चों, 300 माइक्रो टेस्ला, ठीक है, दैट कैन बी रिटन एज लाइक दिस। फर्दर सॉल्व किया, म्यू नॉट की वैल्यू पुट करी 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, R की वैल्यू पुट करी, दैट इज 4 सेंटीमीटर, हम बात कर रहे हैं मिड पॉइंट पे, ठीक है, तो 4 सेंटीमीटर कैन बी रिटन एज 4 इंटू 10⁻²। सॉल्व किया फर्दर, तो करंट कितना आया, दैट इज 30 एम्पियर, बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना, 30 एम्पियर बट इन द अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल करंट से दोनों तरफ 30 एम्पियर फ्लो हो रहे हैं, पर एक में ऊपर एक में नीचे, ठीक है, दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी विल बी परफेक्टली करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन क्या हो रहा था हमसे, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट, क्वेश्चन पढ़ते दिमाग में आ गया कौन से चैप्टर पे बेस्ड है, ग्रेविटेशन, ठीक है, द टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ इन अ गिवन ऑर्बिट इज 7 आवर, ठीक है, एक टाइम पीरियड दे रखा सैटेलाइट का दे रखा था हमें, जो कि रिवॉल्व कर रही है अर्थ के अराउंड, कितना दे रखा है, 7 आवर्स, चलो ठीक है। इफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इंक्रीज्ड, ठीक है, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज इंक्रीज्ड टू 3 टाइम्स इट्स प्रीवियस वैल्यू, ठीक है, अगर रेडियस ऑफ द ऑर्बिट जिसमें वो घूम रही थी अगर बढ़ा दिया, उसकी प्रीवियस वैल्यू से 3 गुना कर दिया, ठीक है, देन अप्रोक्सीमेट न्यू टाइम पीरियड ऑफ द सैटेलाइट विल बी, ठीक है, तब उसको कितना टाइम लगेगा घूमने में, ठीक है, न्यू टाइम पीरियड यानी टी न्यू निकालना है मुझे, टी न्यू निकालना था, ठीक है। अब यह क्वेश्चन समझ के साफ समझ में आ रहा है मुझे, रेडियस की बात चल रही है, टाइम पीरियड की बात चल रही है, तो दिमाग में फट से क्लिक कर जाना चाहिए कैप्लस लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, है ना, उसका थर्ड वाला लॉ, दैट इज क्या होता है, टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यही होता है ना, यही वाला लॉ हमको यूज करना था क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या दे रखे थे, ए 40 आवर्स, बी 36 आवर्स, सी 30 आवर्स एंड डी 25 आवर्स। ओके,
चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, वी नो दैट टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ द ऑर्बिट का स्क्वायर। ठीक है, t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r1 अपॉन r2 का होल क्यूब। चलो ठीक है, दो कंडीशंस दे रखी थी ना। ओके ओके, तो r2 इज इक्वल्स टू बोल रखा है थ्राइस ऑफ r1, ये गिवन है हमें, दिस इज द गिवन थिंग टू अस इन द क्वेश्चन। पुट करना है और कुछ नहीं करना। t1 हमें कितना दे रखा था, t1 7 आवर। ठीक है, 7 आवर्स दे रखे हैं। t2 मुझे निकालना है, यही तो नया टाइम पीरियड होगा। ठीक है, और यहां बोल रखा था r2 इज इक्वल थ्राइस ऑफ r1। पुट कर देते हैं दोनों के वैल्यूज को, सॉल्व किया फर्दर, t2 स्क्वायर विल बी इक्वल 27 into 49 निकल के आ गया, स्क्वायर में गए तो सॉल्व किया तो अप्रोक्सीमेटली t2 कितना आ रहा था, 36 आवर्स। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन बी विल बी परफेक्टली मैच। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, द टीवी ट्रांसमिशन टावर एट अ पर्टिकुलर स्टेशन हैज हाइट ऑफ 125 मीटर। मतलब क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, कम्युनिकेशन वाले चैप्टर पे बेस्ड है। ठीक है, हमें क्या बोल रखा है, टीवी ट्रांसमिशन टावर दे रखा है जिसकी हाइट कितनी है, 125 मीटर है। बहुत बढ़िया। फॉर डबलिंग द कवरेज ऑफ इट्स रेंज। ठीक है, उसकी रेंज को अगर डबल करना है, ठीक है, तो हाइट ऑफ द टावर शुड बी इंक्रीज्ड बाय मतलब मुझे उसकी रेंज को डबल करना है। 125 मीटर का था, ठीक है, रेंज क्या थी बताया नहीं, पर रेंज को दुगना करना है। तो रेंज को दुगना करने के लिए मुझे एंटीना कितनी हाइट का चाहिए, वो क्वेश्चन में मुझसे पूछा था। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शंस क्या दे रखे थे, ए 125 मीटर, बी 250 मीटर, सी 375 मीटर एंड डी 500 मीटर। ठीक है, अब मैं रेंज का पता लगाना है, तो रेंज का पता लगाने के लिए फॉर्मूला यूज करते हैं, डी इज इक्वल टू अंडर रूट 2RH। इस फॉर्मूले का यूज यहां पर हम लोग करेंगे और क्या पता लगाएंगे, पहले रेंज का पता लगाएंगे। ठीक है, फिर जाके हाइट का पता हमें चल जाएगा। चलो करते हैं। ओके, we know that the range of an antenna of height is given by d is equals to under root 2RH। बहुत बढ़िया, where r is the radius of orbit or sorry earth। using this d1 is equals to d 2r into 125 जो दे रखी थी है ना हाइट हमें। d2 मुझे दुगनी करनी है, डबल करनी है, d2 will be equal to twice of d, है ना, दुगनी करनी है। 2RH डैश ये मुझे निकालना है, h डैश। रेशियो ले लेते दोनों का, d by 2d is equals to जो हमें पुट वैल्यू हमने निकाली थी यहां पर वो अपॉन दिस। फर्दर सॉल्व किया, स्क्वायरिंग, अंडर रूट हटाने के लिए स्क्वायर इस तरफ कर दिया, तो डी स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, डी स्क्वायर अभी नहीं भी हटाएंगे तो भी चलेगा। ठीक है, हटा भी सकते हैं, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर अपॉन 4d स्क्वायर विल बी इक्वल टू ये कितना आ जाएगा, 2r इंटू 125 अपॉन 2r इंटू h डैश। तो ये कट गया, ये कट गया। ओके, ये गया, ये कितना आ गया, 1/4 is equals to 125 upon h dash। तो h dash will be equal to कितना निकल के आ गया यहां से, will be equal to h dash will be equal to कितना हो गया, 4 5 तो 20, 200 और 1 500 निकल गया h dash। देखो सेम। ठीक है, कैसे भी तरीके से करो, ऐसे कर लो या ऐसे कर लो। h dash कितना आ रहा है, 500 मीटर। अब इंक्रीज इन हाइट पता करना है, पहले कितनी थी, 125 थी ना, पहले कितनी थी 125, तो 500 माइनस कर दो 125 को, कितनी इंक्रीज हुई, 375 मीटर बढ़ गया। रेंज को डबल करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा, 375 मीटर बढ़ाना पड़ेगा। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 375 मीटर एंड द ऑप्शन सी विल बी परफेक्टली करेक्ट मैच। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, द मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एक्सिक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है, एसएचएम पे बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, मोशन ऑफ अ सिंपल पेंडुलम एक्सिक्यूटिंग एसएचएम इज रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इक्वेशन दे रखी है y इज इक्वल्स टू a sin pi t plus 5। वी कैन कंपेयर दिस विथ a sin ओमेगा t plus 5, है ना, कंपेयर कर सकते हैं। ओके, वेयर टाइम इज मेजर्ड इन सेकंड एंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकालनी है। क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। बहुत बढ़िया, स्मॉल एल भी ले सकते हो, स्मॉल एल ले लेते हैं। चलो ठीक है, हमें क्या निकालनी है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम। चलो बढ़िया, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें दे रखी है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम निकालनी है। ऑप्शंस क्या दे रखे थे, ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ए 97.23 सेंटीमीटर, बी 25.3 सेंटीमीटर, सी 99.4 सेंटीमीटर, डी 406.1 सेंटीमीटर। चलो ऑप्शन समझ में आ गए, हमने बातें कर ली, हमें इससे कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, यहाँ से ओमेगा मिल जाएगा। ओमेगा कितना आएगा, पाई आएगा। ठीक है, ओमेगा कितना आएगा, पाई आएगा। यहां से मैं क्या निकाल लूंगा, टाइम पीरियड निकाल लूंगा। टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई बाय ओमेगा। ठीक है, तो दिस विल बी 2 पाई अपॉन क्या आ जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पाई। तो टाइम कितना आ गया, 2 सेकेंड। अब बच्चों क्या पूछा है, लेंथ ऑफ पेंडुलम पूछा हुआ है।
तो टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम लगा लेते हैं। टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम क्या होगा, t इज टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। यहां से क्या निकालना है मुझे, l निकालना है। क्वेश्चन आसान था, ठीक है। चलो देखें, करे क्वेश्चन सॉल्व। तो कंपेयर किया, ठीक है, कंपेयर करने के बाद ओमेगा कितना आ गया, पाई रेडियन पर सेकंड। ओके, टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकाल ली, कितनी आ रही, 2 सेकंड। फॉर्मूला क्या होता है टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम का, t इज 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। पुट करा 2 वहां पर, ठीक है। पुट करने के बाद दिस विल बी इक्वल टू क्या हो गया, ये गया, ये गया, ठीक है। t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी, 2 टू 2 कट गया, दिस विल बी इक्वल टू 1 इक्वल टू, अब यहां पर क्या हो गया, 1 इक्वल टू 1 इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी, ठीक है। अब यहां पर क्या करना था मुझे, यहां पर क्या करना है, दिस विल बी इक्वल टू, इसको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना पड़ेगा। अभी तो ये यूं ही है, 1 इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करता हूं, अगर इसको उठा के उधर ले जाते हैं तो ये 1 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। 1 बाय पाई करता हूं, चलो इसको क्या करता हूं, 1 बाय पाई, क्या होगा ये, 1 बाय पाई विल बी इक्वल टू क्या हो गया, अंडर रूट एल बाई जी। कुछ ऐसे आया यहां से, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, स्क्वायर है, अंडर रूट हटा के इस लेते हैं, 1 बाय पाई स्क्वायर हो गया। 1 बाय पाई स्क्वायर जो क्या हो गया, एल बाई जी। मुझे एल चाहिए, तो एल विल बी इक्वल टू क्या हो गया, जी बाय पाई का स्क्वायर, है ना, जी बाय पाई का स्क्वायर। यही देखो, यही का यही है। पुट करी वैल्यूज को, तो अप्रोक्सीमेट आंसर कितना आ रहा है, 99.4 सेंटीमीटर, 99.4 सेंटीमीटर। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन सी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन कैसे रखा था, अ वेसल कंटेन्स 16 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 120 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, द वॉल्यूम ऑफ द वेसल इन सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मुझसे वेसल की वॉल्यूम पूछी थी सेंटीमीटर क्यूब के अंदर। मुझसे साफ साफ बोल रहा है, वेसल में 16 ग्राम हाइड्रोजन थी और 128 ग्राम क्या थी, ऑक्सीजन थी, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या बोल रहे थे हमसे वहां पर। ऑप्शन ए 72 × 10⁵, ऑप्शन बी 32 × 10⁵, ऑप्शन सी 27 × 10⁴, ऑप्शन डी 54 × 10⁴, ठीक है। अब साफ साफ क्लियर है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, पीवी इक्वल्स टू एनआरटी यहां पर यूज करना है, ठीक है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी का यूज करना है, यहाँ पर मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो वी विल बी इक्वल टू क्या होगा, एनआरटी बाय पी, ठीक है। सबसे पहले मुझे एन निकालना, दैट मींस टोटल नंबर ऑफ मोल्स, टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, एन इक्वल्स टू n1 + n2, ठीक है। मतलब पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन, फिर बात करेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, दोनों को निकाल के ऐड कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स यानी n निकल जाएगा। फिर सारी वैल्यूज पुट करके हम v निकाल सकते हैं। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया क्या करना था हमें। चलो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन निकाला, ठीक है, क्या होगा, जैसे 16/2 कितना आएगा, 8। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन निकाला, 128/32, ठीक है, मास नंबर, ओके, कितना आ गया, 4, 128 बाय मास नंबर। टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया, 8 + 4 दैट विल बी इक्वल टू 12। टोटल नंबर ऑफ मोल्स जो की बात मैं कर रहा था, n विल बी इक्वल टू क्या बोला था मैंने, n1 + n2, ठीक है। तो ये क्या हो गया, n1 हो गया, और ये क्या हो गया बच्चों, n2 हो गया। नंबर ऑफ मोल्स टोटल कितने निकल गए, n मतलब 12 के बराबर हो गया। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर की बात करी गई है, P प्रेशर इक्वल्स टू 1 atm बोला हुआ है। 1 atm इक्वल्स टू कितना होता है, 1.013 × 5 पास्कल के बराबर होता है। टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओके। यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, वी निकालना है, ठीक है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, तो 1.013 × 10⁵ इंटू वी कर दिया, 12 इंटू 8.314 इंटू 273, ठीक है। मुझे वॉल्यूम निकालना था मीटर क्यूब में, कुछ ऐसी इक्वेशन मेरे पास निकल के आई। अब अगर मुझे इसको सेंटीमीटर क्यूब में बनाना है तो IF2 ये क्या होगा, 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। अगर मीटर क्यूब की बात करी जाए तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। तो 10⁶ से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इस पूरी इक्वेशन को। कर दिया भाई, देखो, ठीक है। फर्दर सॉल्व किया तो वॉल्यूम कितनी आ गई, 27 × 10⁴ सेंटीमीटर क्यूब, और यही तो हमारा आंसर था। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, मतलब हमें 2 स्टेटमेंट्स दे रखे हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। चलो स्टेटमेंट 1 के बारे में बात करते हैं। द इलेक्ट्रिक फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ द चार्ज्ड particle and hence changes its kinetic energy, whereas the magnetic force does not change the kinetic energy of the charged particle। ये बात हुई स्टेटमेंट 1 की। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं। The electric force accelerates the positively charged particle and perpendicular to the direction of electric field, ठीक है भाई। The magnetic force accelerates
द मूविंग चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 को अच्छे से पढ़ लिया, ठीक है। इन द लाइट ऑफ द अबाउ स्टेटमेंट चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। हमें सिलेक्ट करने हैं ऑप्शंस के अंदर कह रहे स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक है। ये तो ऑप्शंस की बात हो गई। अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 पे आते हैं, ठीक है। स्टेटमेंट 1 की बात करते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा था? द इलेक्ट्रिक फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल। ठीक है भाई, बिल्कुल सही है। इलेक्ट्रिक फोर्स चेंजेस द स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल एंड हेंस चेंजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। चेंजेस काइनेटिक एनर्जी भाई हमने पढ़ रखा है F इक्वल्स टू क्या होता है? QE और फोर्स जो है वो पैरेलल होती है किसके? E के। जब पार्टिकल क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है, और नेगेटिव होगा तो एंटी पैरेलल होती है। ये हमने पढ़ रखा है। तो भाई सही बात है, इलेक्ट्रिक फोर्स कैन चेंजेस द स्पीड ऑफ चार्ज पार्टिकल हेंस काइनेटिक एनर्जी। चलो ठीक है। Whereas the magnetic force does not change the kinetic energy। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? QVB, है ना, QVB। ओके, मैग्नेटिक फोर्स क्या होती है? QVB। तो यहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है परपेंडिकुलर टू क्या होती है? वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये बात भी सही है, मैग्नेटिक फोर्स डज नॉट चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल। यानी स्टेटमेंट 1 तो पूरी तरह क्या है? सही है, सही है, ये पढ़ रखा है हमने, ठीक है। स्टेटमेंट 2 क्या बोलता है? द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेट्स द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये तो बात ही गलत हो गई, ये तो बात ही गलत होगी। अभी हमने बोला इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सेलरेट्स द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई पॉजिटिव चार्ज है तो पैरेलल, और एंटी पैरेलल जाएगा अगर नेगेटिव चार्ज है, तो ये बात तो गलत हो गई। आगे बढ़ लेते हैं। द मैग्नेटिक फोर्स एक्सेलरेट्स द मूविंग चार्ज पार्टिकल अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये भी गलत है, अलोंग डायरेक्शन करती ही नहीं है, परपेंडिकुलर करती है, परपेंडिकुलर होती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट 2 क्या हो गया? गलत हो गया, गलत हो गया। ओके, अब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 हमें अच्छे से समझ में आ गए, बढ़िया। तो हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? हमारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होगा? दैट इज योर ऑप्शन सी विल बी परफेक्टली करेक्ट। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। क्वेश्चन क्या दे रहा है बच्चों में? अ ब्लॉक ऑफ मास 40 kg स्लाइड्स ओवर अ सरफेस। ठीक है, एक 40 किलो का जो ब्लॉक है वो स्लाइड कर रहा है एक सरफेस पे, दिख रहा है भैया हमें को डायग्राम के अंदर। व्हेन अ मास ऑफ 4 kg इज सस्पेंडेड थ्रू एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस। ठीक है, अब देखो मास ऑफ 4 kg लटका रखा है, ठीक है, बढ़िया, थ्रू एन इनएक्सटेंसिबल मासलेस स्ट्रिंग से ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुरी। ठीक है, एज शोन बिलो। बढ़िया, समझ में आ गई यहां तक की बात है। द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, क्या बोला है? द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दैट इज म्यू के, ठीक है, म्यू के बिटवीन द सरफेस एंड ब्लॉक इज कितना दे रखा है? 0.02। म्यू के दे रखा है, दैट इज इक्वल टू 0.02 बिटवीन सरफेस एंड ब्लॉक। मतलब सरफेस और ब्लॉक के बीच में क्या है बच्चों? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि इन दोनों के बीच में क्या है? फ्रिक्शन है, और काइनेटिक फ्रिक्शन है। कितनी दे रखी है कोएफिशिएंट उसकी? 0.02। बहुत बढ़िया, समझ में आ गया। द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक इज, ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना यानी ए निकालना था। ठीक है, जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बहुत बढ़िया, चलो ठीक है, ऑप्शंस अभी देखते हैं। एक्सेलरेशन निकालना है, देखो यहां लटक रहा है, ये लटक रहा है नीचे की तरफ मास। ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा? वेट विल बी इक्वल टू क्या होगा? m इंटू जी। बहुत बढ़िया, ये कितना हो गया? 40 न्यूटन। जी 10 दे रखा है, चलो बोले वेट कितना हो गया? 40 न्यूटन। पीछे स्ट्रिंग है, टेंशन ऊपर लगने वाली है ना, और ये पूरे का पूरे कहां आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। कहां आ रहा है? नीचे की तरफ आ रहा है। तो एक्सेलरेशन कहां होगी? यहां। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं? एक ही वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन बना के फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे और फिर इक्वेशन बनाएंगे, दैट विल बी 40 माइनस टी विल बी इक्वल टू m इंटू ए। क्लियर है? चलो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या बोल रहे थे? ए 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बी 1/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सी 4/5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, डी 8/11 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है? चलो, तो कुछ ये बातें हमसे क्वेश्चन कह रहा था। अब देखो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है, और ये सर्कल के आगे की तरफ। ठीक है, इनके बीच में क्या है? फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन है। ठीक है, चलो एक्सेलरेशन को ए मान लिया फॉर 4 kg ब्लॉक, अप्लाइंग ए सेकंड लॉ 4 kg ब्लॉक के लिए। तो ये कितना का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो यहाँ वेट कितना हो गया? 40 न्यूटन का। तो 40 माइनस क्या हो गया? ऊपर क्या लगी? टेंशन। 40 माइनस टी विल बी इक्वल टू 4 इंटू ए। चलो ठीक है, देखो यहां बना रखा है हमने। ठीक है, कुछ इस तरह का बनेगा, बढ़िया। अब बात करते हैं इस वाले ब्लॉक की। तो इस वाले ब्लॉक की तो हम बात कर चुके हैं। इस वाले ब्लॉक की अगर बात करें तो भाई एक्सेलरेशन इस तरफ है, तो फ्रिक्शन क्या लगेगी? पीछे की तरफ, पीछे की तरफ। और फ्रिक्शन क्या होगा?
दिस विल बी इक्वल टू, यहां से क्या होगा, फ्रिक्शन लग रही पीछे की तरफ, काइनेटिक फ्रिक्शन है, और टेंशन लग रही है आगे की तरफ, भाई यहाँ पे तो स्ट्रिंग लग रही है ना, टेंशन लगेगी यूं, फ्रिक्शन लगेगी यूं, है ना, फ्रिक्शन यहां लग रही है, एफ छोटे एफ से डिनोट करता हूं, चलो। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, T माइनस एफ विल बी इक्वल टू m इंटू ए। फॉर दिस ब्लॉक बात कर रहा हूं मैं, इस ब्लॉक की बात करी जा रही है, T माइनस एफ इक्वल टू ए, ठीक है। T माइनस एफ, एफ यानी म्यू एन, म्यू एन यानी म्यू एम जी बोल लो, ठीक है, म्यू एम जी बोल लो, म्यू एम जी विल बी इक्वल टू m इंटू ए, ठीक है। ए तो मुझे निकालना है, चलो ठीक है, एफ के, अब मैं एफ पहले ये निकाल सकता हूं, तो म्यू कितना दे रखा है मुझे यहां पर, म्यू कितना 0.02 इंटू एम, एम 40 और जी 10, कितना आ गया 8 न्यूटन, यानी छोटे एफ की वैल्यू जो एफ के बोला हुआ है यहां पे चलेगा, ठीक है, कितना है 8 न्यूटन, 8 न्यूटन, क्या आ गया T माइनस 8 इक्वल टू 40 है, 40 है। दो इक्वेशन तैयार हो गया हमारी, पहली इक्वेशन ये फॉर 4 kg और दूसरी 40 kg के ब्लॉक के लिए, बढ़िया, दोनों इक्वेशन को आमने सामने रख देते हैं टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, वहां से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकल जाएगी बाय सॉल्विंग देम, a विल बी इक्वल टू 8/11 निकल के आ रहा है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन डी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, इन द गिवन फिगर द ब्लॉक ऑफ मास स्मॉल m इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द पॉइंट a, ठीक है, एक ब्लॉक है स्मॉल m का, मास का, उसको कहां से फेंका, ए से, पॉइंट ए से फेंका गया। द एक्सप्रेशन फॉर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक व्हेन इट रीचेस पॉइंट बी, ठीक है, मुझे क्या बतानी है, काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन बतानी थी ब्लॉक की जब वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा, ठीक है, यहां पर पहुंचेगा, ठीक है। तो ए से बी तक का जो डिस्टेंस ट्रेवल करा उसने वो कितना हो गया, y नॉट हो गया। टोटल ग्राउंड से हाइट यानी पॉइंट ए तक कितनी दे रखी थी हमें, y दे रखी थी, ठीक है। अभी क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के जब हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है, अलग अलग पॉइंट्स पे ए बी सी, याद आ रहा कुछ, ए बी सी मतलब सी मतलब ग्राउंड पे, तो वहां पर बात करते हैं हम लोग काइनेटिक एनर्जी कितनी आती है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आती है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी जब हम सॉल्व करते हैं बताते हैं कि हर पॉइंट पे एनर्जी क्या रहती है, कंजर्व रहती है, तो वहां बताया जाता है। ये तो बहुत आसान डायरेक्ट आंसर इसका तो, ठीक है, चलो फिर भी हम सॉल्व करके देखेंगे इसको। ऑप्शन ए क्या है, हाफ mg y नॉट स्क्वायर, बी हाफ mg y स्क्वायर, सी mg ब्रैकेट y माइनस y नॉट एंड डी mg y नॉट, ठीक है। तो भाई हमें पता है कि इस क्वेश्चन के जो डायरेक्ट आंसर है, डायरेक्ट आंसर क्या होने वाला है, दैट विल बी, अब मुझे पता है कि हर पॉइंट पे एनर्जी क्या रहेगी, सेम रहेगी, यानी ए पर कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी भाई, है ना, ए पर पोटेंशियल एनर्जी है। अब बी पर क्या है, बी पर यहां पर काइनेटिक एनर्जी होगी जो कि किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी। पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू, अब यहां पर हाइट कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज मेजर फ्रॉम द रेफरेंस लेवल, ठीक है, तो ये हो गया mg y नॉट, ठीक है, पॉइंट ए पर। चलो ठीक है, यहां पे करते हैं पॉइंट ए पर क्या है पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट बी पर क्या है काइनेटिक एनर्जी, बात समझ में आ रही, ठीक है। तो देखो डायरेक्ट अगर इसको करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी यहां पे किसके बराबर होगी, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, और दैट विल बी इक्वल टू क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या आएगी, mg y नॉट, mg y नॉट। तो ये तो डायरेक्ट तरीका हो गया, ठीक है। देखो क्लियरली द पोटेंशियल एनर्जी लॉस्ट बाय द ब्लॉक इन गोइंग फ्रॉम ए टू बी विल बी इक्वल टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी जो लॉस्ट हुई वही काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, ओके, देन काइनेटिक एनर्जी बी विल बी इक्वल टू mg y नॉट, ठीक है। इसको सॉल्व करके भी देख लेते हैं हम लोग। अगर ए से ब्लॉक बी तक आ रहा है बच्चों, ठीक है, ए से ब्लॉक बी तक आ रहा है, तो यहां से हम इसकी वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ठीक है, क्या निकाल लेते हैं, वेलोसिटी बाय यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसको ऐसे भी करा जा सकता था, अगर याद ना आए डायरेक्ट कैसे करना है, ठीक है, ओके। काइनेटिक थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन दैट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 2gh। इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0, क्योंकि ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, तो v विल बी इक्वल टू क्या आ गया 2 अंडर रूट 2gh। हमें बात कर रहा हूं a से b तक की, तो हाइट कितनी होगी, y नॉट होगी, y नॉट, तो v विल बी इक्वल टू कितना आ गया 2g y नॉट, ठीक है। अब मुझसे क्या बोला गया है, मुझसे बोला गया पॉइंट बी पर काइनेटिक एनर्जी बतानी है ना। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, वी कितना है अंडर रूट 2g y नॉट, तो हाफ इंटू क्या हो गया m इंटू दैट इज अंडर रूट है तो 2g y नॉट, 2 कट गया, कितना आ गया mg y नॉट। यही तो मैं आपसे कह रहा था कि काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी, mg y नॉट विल बी इक्वल टू लॉस्ट potential energy, that means the answer will be mg y naught, or according to the option D will be perfectly correct.
क्वेश्चन क्या बोल रहा था बच्चों हमको, अ ब्लॉक ऑफ मास m placed inside a box descends vertically, descends vertically, ठीक है, वर्टिकली डिसेंड कर रहा है, डिसेंड्स मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, डिसेंड्स वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन a, विद एन एक्सेलरेशन a, ठीक है, एक ब्लॉक है मास m का, इनसाइड बॉक्स में, बॉक्स के अंदर रख रखा है, एंड इट डिसेंड्स वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन a. द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स, ब्लॉक क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट, 1/4 ऑफ इट्स वेट, चलो ठीक है, ऑन द फ्लोर ऑफ द बॉक्स, द वैल्यू ऑफ ए, यानी एक्सेलरेशन मुझे यहाँ निकालना था। अब जो क्वेश्चन मुझे बोल रखा है उसके रिगार्डिंग मैं डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ एक बार यहाँ पर, ठीक है, ये क्या हो गया हमारे पास, ये बॉक्स है, इसके अंदर क्या रखा है, ब्लॉक रखा है जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है, अब क्या कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, यानी ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में, बड़े से छोटे की तरफ, है ना, ओके, मुझसे क्या बोल रखा है कि भाई द ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट, तो वेट कहाँ लगेगा, नीचे की तरफ, दैट इज W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M into G, और सिमिलरली मुझे पता है ऊपर क्या रहेगी, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, है ना, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो यहाँ क्या बोल रखा है, फोर्स जो है वो कितनी है, ब्लॉक एक्सर्ट्स अ फोर्स, ब्लॉक क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है फोर्स, ठीक है, इक्वल टू 1/4 ऑफ इट्स वेट, 1/4 ऑफ इट्स वेट, ये चीज मुझे गिवन है, ये चीज मुझे गिवन है, आई होप समझ में आ गया हो क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमसे, ठीक है, आसान है बच्चों, ये चीज मुझे गिवन है और ये चीज मैंने आपको बना के दिखाई, दिस इज जो फ्री बॉडी डायग्राम मान लो, ठीक है, ऑफ द गिवन क्वेश्चन। अब आसानी से हम इक्वेशन बना के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं ऑप्शंस क्या बोल रहे थे, ऑप्शन ए G/4, ऑप्शन बी G/2, ऑप्शन सी 3G/4, ऑप्शन डी G, ओके। तो भाई वेट ऑफ द ब्लॉक क्या है, mg, फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द फ्लोर इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन, है ना, क्या होगी नॉर्मल रिएक्शन, देखो यहाँ पर FBD बना रखा है, नीचे वेट है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ से इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बनाएंगे अगर हम, और ये चीज हमें गिवन है n इक्वल टू mg, इक्वेशन क्या बनेगी, यूजिंग सेकंड इक्वेशन, सेकंड लॉ फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, ठीक है, तो इक्वेशन क्या बनेगी, एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो दिस विल बी इक्वल टू mg माइनस n विल बी इक्वल टू m into a, है ना, और n कितना रखा है, n दे रखा है mg/4, तो ये हो गया mg/4 विल बी इक्वल टू m into a, m कट गया, ये कितना आ गया 3G/4 विल बी इक्वल टू क्या आ गया a, और यही तो मुझे पूछा था एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 3G/4, देखो, that means for this question the option C will be perfectly correct. क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों, if the electric potential at any point x, y, z, ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बातें चल रही है, in space is given by V is equals to 3x² volt, the electric field at the point 1, 0, 3 मीटर will be, ठीक है, मुझे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है, सॉरी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या दे रखी थी, इक्वेशन दे रखी थी, चलो ये चीज तो बोलिए हम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की क्या दे रखी है, इक्वेशन दे रखी है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इन पॉइंट्स पे, ठीक है, क्वेश्चन पढ़ के आसान है, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, E इज इक्वल्स टू माइनस dV/dx, है ना, और V जो है इन टर्म्स ऑफ x, y, z है, ठीक है, तो वी कैन राइट द फॉर्मूला एज माइनस dVx या dV, V लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि x ही है यहाँ पर, चलो ओके, dVx अपॉन dx प्लस dVy अपॉन y प्लस z अपॉन z, क्लियर है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम आसानी से क्या पता कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, अब जब निकलेगा तो x, ये क्या है x, y, x 1 आ जाएगा, y क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और z क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, क्लियर है, चलो ऑप्शंस क्या दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं A 3 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टली अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, B 3 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टली अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, ऑप्शन C 6 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टली अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ऑप्शन D 6 वोल्ट पर मीटर डायरेक्टली अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, हम समझ में आ गया कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है, वेरी इजी मेथड। अब यहाँ पर भाई वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो i कैप, j कैप और k कैप इंक्लूड हो जाएगा, माइनस को अंदर लिया है तो देखो माइनस 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 आ गया, ठीक है, चलो अब करते हैं v कितना दे रखा है 3x² दे रखा है, इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू x ही, x से ही होगा क्योंकि y तो है नहीं और z भी नहीं है इसके अंदर, x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू यहाँ से कितना आएगा -6x, कितना आ जाएगा, e विल बी इक्वल टू -6x i कैप, वेक्टर फॉर्म में लिखो तो, ठीक है, कितना आ जाएगा e वेक्टर इज इक्वल टू -6x i कैप, बढ़िया। अब x की वैल्यू क्या थी 1, y की वैल्यू क्या थी 0, z की वैल्यू क्या थी 3, ठीक है, अब इनसे तो हमें काम ही नहीं है, हमें x इक्वल टू 1 पुट कर दो, e इज इक्वल टू कितना आ रहा है -6 i कैप,
माइनस 6 आई कैप, एंड दिस कैन बी रिटन एज, बच्चों कैसे लिख सकते हैं इसको, ई वेक्टर इज इक्वल टू 6 ऑफ माइनस आई कैप, ऑफ माइनस आई कैप, है ना, माइनस आई कैप मतलब इट इज डायरेक्टेड अलोंग, है ना, क्या है ये, डायरेक्टेड अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, किस तरफ डायरेक्टेड है, नेगेटिव एक्स एक्सिस के तरफ, ठीक है, क्लियर है, ओके, तो दैट मींस द आंसर विल बी ऑप्शन डी। तो बच्चों क्वेश्चन क्या करा, द कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स, ठीक है, दो आइडेंटिकल सेल्स के कॉम्बिनेशन, वेदर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, वेदर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन प्रोवाइड्स द सेम करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ठीक है। अब कॉम्बिनेशन ऑफ आइडेंटिकल सेल है, ठीक है, उनको या तो सीरीज में कनेक्ट कर दी या तो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, दोनों से करंट क्या आएगा, सेम आएगा, थ्रू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना, 2 ओम। द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, ठीक है, दो है ना, तो कॉम्बिनेशन ऑफ टू आइडेंटिकल सेल्स, दोनों का क्या निकालना है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना है, ईच सेल आर निकालना, स्मॉल आर की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी थी, ठीक है। चलो ऑप्शंस क्या बोल रखे थे, ऑप्शन ए 2 ओम, ऑप्शन बी 4 ओम, ऑप्शन सी 6 ओम, ऑप्शन डी 8 ओम, ठीक है, दीज आर द ऑप्शंस गिवन टू अस, क्वेश्चन को सॉल्व करना था हमें, ठीक है। तो पहले हमने कनेक्ट करा किसमें, सीरीज में, फिर बात करेंगे किसकी, पैरेलल की। चलो सीरीज में कनेक्ट करते हैं, तो इस तरह का मैंने डायग्राम बनाया, तो ये क्या होगा, सीरीज कनेक्शन हो गया, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रखा था पहले सीरीज कनेक्शन, तो देखो यहाँ पर दो सेल कनेक्टेड सीरीज में, और ये जो क्या हो गए, दो सेल्स के इंटरनल रेजिस्टेंस हो गए, ठीक है, ओके, विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम, ये हमसे क्वेश्चन में बोला गया था। चलो ठीक है, सीरीज कनेक्शन हो गया और ये पैरेलल कनेक्शन हो गया। आई होप डायग्राम समझ में आ गए होंगे आप लोगों को, ठीक है, पैरेलल कनेक्शन सेल्स के, और दीज आर द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया 2 ओम का, क्लियर है। चलो अभी क्वेश्चन बनाते हैं, दोनों का करंट क्या है, सेम है, क्वेश्चन में बोला हुआ था हमें, चलो ठीक है, इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालो सीरीज में, तो ट्वाइस ऑफ ई आ जाएगा, ठीक है, रेजिस्टेंस ट्वाइस ऑफ आर, तो करंट निकालेंगे दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई अपॉन ट्वाइस ऑफ स्मॉल आर प्लस 2, कैसे निकालते हैं, दिस विल बी इक्वल टू वी बाय आर इक्विवेलेंट, या वी इक्विवेलेंट बोल देता हूं, ठीक है, तो इस वजह से ये आ गया, ओके। ये बात करी हमने सीरीज की, इसको ए बोल देते हैं। बी की बात करते हैं व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो जिस तरह होगा, पैरेलल में क्या सेम रहता है, पोटेंशियल सेम रहता है, तो वी की वैल्यू ई रहने वाली है, ई, और यहां पर क्या होगा, आर इक्विवेलेंट, आर बाई 2 प्लस 2, ठीक है। अब इन दोनों में करंट सेम है, मतलब इन दोनों की वैल्यू सेम होगी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ ई इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर प्लस 2 विल बी इक्वल टू ई अपॉन, या ई अपॉन आर बाई 2 प्लस 2, दोनों करंट सेम था ना, तो ई कट गया, ठीक है, ओके। यहां से फर्दर सॉल्व करते हैं, ये 2 को ऊपर ले जाता हूं, तो ये हो गया 2 अपॉन ट्वाइस ऑफ आर प्लस 2, ट्वाइस ऑफ आर प्लस 2 विल बी इक्वल टू 2 अपॉन आर प्लस 4, आर प्लस 4, ये गया, क्लियर है, ये गया, तो ये क्या हो गया, आर प्लस 4 विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ आर प्लस 2, ठीक है, इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो गया आर इज इक्वल टू 2 ओम। तो भाई दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, 2 ओम आ रहा है, ठीक है। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द ऑप्शन ए विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या दे बच्चों हमें, अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल अप टू मैक्सिमम रेंज की बात चल रही है, मतलब थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, मैक्सिमम रेंज कब होती है, जब थीटा क्या होता है, 45 डिग्री। चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, मैक्सिमम रेंज ऑफ कितनी देर की है, 100 मीटर, ऑफ 100 मीटर, हाउ हाई अबाउट द ग्राउंड ही कैन थ्रो द सेम बॉल, ठीक है। पर्सन मैक्सिमम रेंज कितना फेंक सकता है, 100 मीटर, कितना ऊपर वो ग्राउंड से फेंक सकता है उसी बॉल को, यानी एच मैक्स, ये हमें यहां निकालना है, ठीक है। तो अगर मैं ये रेंज की बात करूं, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ये दोनों फॉर्मूला हमने पढ़ रखे हैं, इन्हीं का यूज यहां पे करना है, ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलो ऑप्शंस क्या दे रखे थे देखें, ए 25 मीटर, बी 50 मीटर, सी 100 मीटर एंड डी 200 मीटर, क्लियर है। चलो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, रेंज की बात चल रही है, मैक्सिमम रेंज दे रखी, थीटा वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है, थीटा 45 डिग्री होगा तो रेंज कितने आ गई, यू स्क्वायर अपॉन जी, है ना, ये होगा 2 इंटू 45 sin 90 की वैल्यू 1 होती है, तो रेंज मैक्स कितना आ गया, मैक्सिमम रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर अपॉन जी, यू स्क्वायर ये कितना देर का था हमें, 100 मीटर, यू स्क्वायर अपॉन जी विल बी इक्वल टू 100, यू स्क्वायर इज इक्वल टू 100 जी, ये यू स्क्वायर की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब मुझे मैक्सिमम हाइट निकालनी थी, फॉर्मूला क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g,
बढ़िया। एच मैक्स निकालना है, थीटा की वैल्यू क्या होगी 45 डिग्री, है ना। थीटा की वैल्यू क्या है, हमने थीटा कितना लिया 45 डिग्री लिया है, ठीक है। तो साइन स्क्वायर 45 1 बाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना आ गया यू स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। साइन स्क्वायर कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 45 डिग्री नहीं आएगा बच्चों, सॉरी, हम मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, और मैक्सिमम हाइट कब होती है, ऐसे, है ना। चलो बना के दिखाता हूं ढंग से। यहां 45 डिग्री नहीं होती, ठीक है। मैक्सिमम हाइट क्या होगी यहां पर, दिस विल बी योर मैक्सिमम हाइट एच मैक्स, है ना। तो यहां थीटा कितना आएगा 90 डिग्री, 90 डिग्री मैक्सिमम हाइट के लिए 90 डिग्री, और रेंज के लिए मैक्सिमम कितना होता है 45 डिग्री, सॉरी बच्चों, ठीक है। तो ये हो गया साइन 90 साइन स्क्वायर 90, साइन स्क्वायर 90 की वैल्यू कितनी होती है, यानी साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, तो ये कितना आ गया एच मैक्स यू स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, तो ये कितना यू स्क्वायर की वैल्यू क्या 100g अपॉन 2g, जी कट गए, तो 100, ये कितना आ गया हाइट 50 मीटर तक, मतलब वो उसी बॉल को 50 मीटर तक फेंक सकता है जिसकी रेंज कितनी थी 100 मीटर। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर बी विल बी परफेक्टली करेक्ट। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों हमें, द वर्नियर कांस्टेंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज 0.1 मिलीमीटर एंड इट हैज जीरो एरर ऑफ -0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। तो वर्नियर कैलिपर का वर्नियर कांस्टेंट यानी लीस्ट काउंट हमें दे रखा था, दैट इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर, ठीक है, एंड हैज जीरो एरर दे रखी थी -0.05 सेंटीमीटर। और मेजरिंग डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, मेजरिंग डायमीटर ऑफ स्फीयर, द मेन स्केल रीडिंग इन एमएसआर क्या दे रखी है 1.7 सेंटीमीटर, एंड कोइंसाइडिंग वर्नियर डिवीजन दे रखी है 5। वी हैव टू फाइंड द करेक्टेड डायमीटर विल बी, ठीक है, डैश इंटू 10⁻² सेंटीमीटर बोल रखा था। तो करेक्टेड रीडिंग निकालनी है मुझे किसकी, डायमीटर की। तो करेक्टेड रीडिंग अगर मैं निकालता हूं, करेक्टेड रीडिंग कैसे निकालते हैं बच्चों, करेक्टेड रीडिंग बोल लेता हूं, ठीक है। ये डायमीटर इन टर्म्स ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू क्या होगा, एमएसआर यानी मीन स्केल रीडिंग प्लस वीएसआर मतलब वर्नियर स्केल रीडिंग, माइनस क्या होता है जीरो एरर, दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज, ठीक है। अब हमें यहां पर क्या निकालना पड़ेगा, मेन स्केल रीडिंग तो हमें दे रखी है, ठीक है, हमें वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग विल बी इक्वल टू लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, ठीक है, जो कोइंसाइडिंग डिवीजन जो कोइंसाइड कर रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूले इसका यूज हम यहां पर करने वाले हैं और आंसर निकाल लेंगे, ठीक है। ये दो फॉर्मूले का यूज करना है करेक्टेड रीडिंग को पता करने के लिए, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर, वर्नियर स्केल रीडिंग को निकालने के लिए लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन, दोनों चीज हमें गिवन है, आराम से निकाल सकते हैं। तो करें क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा था हमें, लीस्ट काउंट दे रखा था दैट इज 0.1 मिलीमीटर वर्नियर कांस्टेंट के नाम से, इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लिया 0.01 सेंटीमीटर हो गया, जीरो एरर दे रखी थी -0.05, मीन स्केल रीडिंग 1.7 सेंटीमीटर, कोइंसाइडिंग डिवीजन कितनी थी 5 थी, ओके। करेक्टेड रीडिंग निकालनी है मुझे, तो मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग माइनस जीरो एरर करना है मुझे, ठीक है। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी आर गोइंग टू यूज ओवर हियर। वर्नियर स्केल रीडिंग निकालनी है सबसे पहले, तो लीस्ट काउंट इनटू कोइंसाइडिंग डिवीजन करनी है, तो 5 इंटू 0.01 हो गया, दैट विल बी इक्वल टू 0.05 सेंटीमीटर। ये क्या है वर्नियर स्केल रीडिंग आ गई हमारी। अब क्या करना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है 1.7 प्लस 0.05 सेंटीमीटर में माइनस जीरो एरर यानी माइनस ऑफ -0.05 सेंटीमीटर, ठीक है। सारी वैल्यूज को मैंने यहाँ रख दिया, सॉल्व किया, करेक्टेड रीडिंग कितनी आ गई 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। अब मुझे चेंज करना है इसको 10⁻² के अंदर, तो दिस विल बी इक्वल टू 180 10⁻² हो गया, ओके। तो फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 180, क्योंकि डैश की वैल्यू निकालनी थी मुझे। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था हमें, अ स्मॉल स्फेरिकल बॉल ऑफ रेडियस कितना 0.1 मिलीमीटर, ठीक है। एक स्मॉल स्फेरिकल बॉल थी, छोटी सी बॉल, उसका रेडियस भी बहुत कम है, देखो 0.1 मिलीमीटर, ओके। डेंसिटी कितनी थी उसकी 10⁴ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, 4 kg पर मीटर क्यूब, फॉल्स फ्रीली अंडर द ग्रेविटी थ्रू अ डिस्टेंस h बिफोर एंटरिंग अ टैंक ऑफ वाटर, ठीक है। तो एक बॉल जो है स्फेरिकल बॉल, उसको ऊपर से नीचे गिराया, उसका रेडियस कितना था 0.1 मिलीमीटर दे रखा था, और डेंसिटी कितनी 10⁴ kg पर मीटर क्यूब, ठीक है। एक पर्टिकुलर हाइट से उसको ऊपर से नीचे गिराया, ठीक है, थ्रू अ डिस्टेंस h बिफोर एंटरिंग। अब ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिरने के बाद वो एक वाटर टैंक में एंटर होगी,
ठीक है, पर उससे पहले उसको फेंका गया ऊपर से। तो अभी हम बात करते हैं एंटरिंग अ टैंक ऑफ वाटर, एंटरिंग अ टैंक ऑफ वाटर। इफ आफ्टर एंटरिंग द वाटर, ठीक है, अब वो पानी के अंदर जा रही है, आफ्टर एंटरिंग द वाटर द वेलोसिटी ऑफ बॉल डज नॉट चेंज। ये बहुत काम की चीज है हमारी, ठीक है, मतलब जिस वेलोसिटी से वो ऊपर से नीचे आई उसी वेलोसिटी से वो पानी के अंदर चली गई, ठीक है, क्लियर है ये चीज। चलो, एंड इट कंटिन्यू टू फॉल विथ सेम कांस्टेंट वेलोसिटी इनसाइड वाटर, ठीक है, साफ साफ बोल रखा है क्वेश्चन के अंदर, जिस वेलोसिटी से वो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, उसी वेलोसिटी से पानी के अंदर चली गई। ओके, देन द वैल्यू ऑफ एच विल बी, ठीक है, मुझे क्या निकालना है, हाइट निकालनी, हाइट निकालनी इस क्वेश्चन के अंदर, किसमें, मीटर में। मुझे जी की वैल्यू दे रखी है, स्मॉल जी की, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। विस्कोसिटी ऑफ वाटर दे रखा है 1 × 10⁻⁵ न्यूटन, ठीक है, पर एस दैट इज 1 × 10⁻⁵ न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, दिस वाज द। तो अब क्वेश्चन हमें अच्छी तरह समझ में आ चुका है भाई, एक पर्टिकुलर हाइट से क्या गिरेगा, ये बॉल गिरेगी, इसका रेडियस 1 मिलीमीटर है, ठीक है, पर्टिकुलर हाइट से गिरेगी। अब वो ऊपर से नीचे गिरेगी एक वाटर टैंक के अंदर, ठीक है, अब जिस वेलोसिटी से वो भैया यहां से गिर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0, ठीक है, गिर रही है विद वेलोसिटी v, वो हम निकालेंगे। अब अंदर जाने के बाद भी उसकी वेलोसिटी क्या है, सेम है, सेम है, ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो सॉल्व करते हैं। अब बच्चों साफ साफ देखो डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, बॉल हाइट है, एच से गिर रही है, कहां, लिक्विड में गिर रही है, इसके बाद वो पानी के अंदर जाएगी, है ना, लिक्विड के अंदर। अब देखो यहां पर मुझे क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू फाइंड द, यहां पर क्या पता करना है, मुझे पता करना है यहां पर पहले तो किस वेलोसिटी से वो ऊपर से नीचे आ रही है ना। तो वी आर, आई एम गोइंग टू यूज द थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2gh, है ना। तो u तो क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि एक हाइट से फेंका गया उसको, ठीक है, तो v विल बी इक्वल टू कितना आ गया, √2gh। अब एक चीज का ध्यान हमें यहां पे ये रखना है कि जब वो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है, एट एन हाइट h से आ रही है, तो ये जो वेलोसिटी से वो नीचे आ रही है विल बी इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी। किसके बराबर होगी, टर्मिनल वेलोसिटी के बराबर होगी। टर्मिनल वेलोसिटी क्या होती है, दैट इज 2/9 r² अपॉन एटा, ये हो गया सिग्मा माइनस रो इंटू जी। आपने पढ़ा होगा एक कॉन्सेप्ट कि भाई पानी की बूंदे जब आसमान से नीचे गिरती है तो वहां हम बात करते हैं टर्मिनल वेलोसिटी की, ठीक है, तो ये वेलोसिटी विल बी इक्वल टू टर्मिनल वेलोसिटी होने वाली है। ओके, अगर ये कॉन्सेप्ट, ये फिनोमेना हमारे दिमाग में स्ट्राइक कर गया, क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो यहां पर √2gh विल बी इक्वल टू 2/9 r² अपॉन ईटा, ब्रैकेट सिग्मा माइनस रो ब्रैकेट क्लोज इनटू जी। चलो ठीक है, अब कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है। ये कितना दे रखा था, 0.1 मिलीमीटर, ईटा की वैल्यू कितनी दे रखी, 1 × 10⁻⁵, ओके, जी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सारी वैल्यूज को मैंने यहां पुट कर दिया, ठीक है, जो जो वैल्यू मुझे दे रखी थी। फर्दर सॉल्व करता गया 1 बाय 1 स्टेप, एक स्टेप ये बनाया जहां वैल्यूज पुट करी, फर्दर उसको थोड़ा और तोड़ा और फर्दर सॉल्व करता गया, ये हो गया 1000, ठीक है, सॉल्व करता गया, पावर घटाता गया, यहां अल्टीमेटली मेरे पास कितना आया, 20h इज इक्वल टू 400, 20h इक्वल टू 400, यानी हाइट कितनी आ गई, कितनी हाइट से उसको फेंका गया, कितनी, 20 मीटर की हाइट से, 20 मीटर का, यही तो मुझे निकालना था। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 20। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, मैं क्वेश्चन दे रखा था, इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर एट रूम टेम्परेचर यूजिंग अ रेजोनेंस ट्यूब। बहुत बढ़िया, रेजोनेंस ट्यूब की बात चली गई, मतलब कर रहे हैं हम लोग यहां पर, ठीक है। द फर्स्ट रेजोनेंस इज ऑब्जर्व्ड व्हेन द एयर कॉलम हैज अ लेंथ ऑफ 20 सेंटीमीटर फॉर अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 400 हर्ट्ज इज यूज्ड, ठीक है। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड एट रूम टेम्परेचर कितनी दे रखी है, 336 मीटर पर सेकेंड, ओके। The third resonance is observed when the air column has a length of, चलो ठीक है, फर्स्ट रेजोनेंस की बात करते हैं, तो ये कुछ ऐसा होगा बच्चों, ठीक है, ये क्या है हमारा एंड करेक्शन, और लेट अस कंसीडर, हम बात कर लेते हैं ये लेंथ कितनी है, इसको L1 मान लिया, ठीक है, L1 मान लिया, ओके। तो यहां से क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू L1 प्लस E विल बी इक्वल टू क्या, λ/4, कुछ याद आया, ये आपने अच्छे से पढ़ रखा है, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड रेजोनेंस की, तो थर्ड रेजोनेंस का भी कुछ ऐसे ही होगा, डायग्राम हम लोग करने वाले हैं। अब लेंथ कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू L2, क्या होगी L2, और यहां पर कहीं क्या आएगा, एंड करेक्शन आएगा, तो दिस विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, L2 प्लस E, ठीक है। अब फर्स्ट रेजोनेंस के लिए λ/4, दूसरे के लिए क्या होगा 3λ/4, तीसरे के लिए क्या होगा
5 लैम्डा बाय 4। बस अब कुछ नहीं करना, ये दो इक्वेशन हमारे पास आ गई, इनको सॉल्व करना है और एल निकालना है। क्लियर क्वेश्चन? चलो सॉल्व करते हैं। फर्स्ट रेजोनेंस विल अकर L1 प्लस ई, ठीक है, इसको स्मॉल एल मान रखा है बच्चों, स्मॉल L1 मान रखा है, ठीक है, तो ये L1 प्लस ई हो गया, दिस विल बी इक्वल टू लैम्डा बाय 4। V इज क्या होता है, एफ लैम्डा, वेलोसिटी की बात चल रही है, वेवलेंथ निकाल रहे हैं ये लोग, वेवलेंथ निकाल रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो V इज एफ लैम्डा हो गया, लैम्डा इक्वल टू V बाय एफ, V कितना देखा 336, एफ 400, यहाँ से वेवलेंथ निकल गई सेंटीमीटर में 84 सेंटीमीटर, ठीक है, वेवलेंथ निकाल ली। L1 प्लस ई इज टू 84 बाय 4 हो गया, वेवलेंथ निकालनी थी क्योंकि यहाँ लैम्डा निकालना है, तब जाके तो L1 प्लस ई निकलेगा। L1 प्लस ई कितना आ गया, L1 प्लस ई विल बी इक्वल टू कितना है 21 सेंटीमीटर हमें गिवन है, ठीक है, तो यहां से ई कितना आ गया, एंड करेक्शन कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है, एंड करेक्शन कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। क्लियर है यहां तक? क्लियर है, चलो ठीक है। थर्ड रेजोनेंस की बात करते हैं, L2 प्लस ई विल बी इक्वल टू 5 लैम्डा बाय 4, जैसे मैंने आपको बताया था। सिमिलरली अब यहां पे क्या करेंगे, L2 प्लस ई विल बी इक्वल टू 5 इंटू लैम्डा बाय 4, लैम्डा बाय 4 की वैल्यू कितनी आई, दैट विल बी इक्वल टू 21, ठीक है, रख दी। L2 प्लस ई विल बी इक्वल टू कितना हो गया 105, L2 वहां से निकालना है, एंड करेक्शन कितना है 1 है, तो L2 विल बी इक्वल टू कितना आ गया, वही तो मुझे निकालना था, दैट इज 104 सेंटीमीटर। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 104। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है, अल्टीमेटली समझ आ रहा है क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड है। टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ बैटरी एज शोन इन द फिगर, ठीक है, दो रजिस्टर्स कनेक्ट कर रखे हैं यहाँ पे, एक तो ये और एक ये, किससे, बैटरी से, बढ़िया। इफ अ वोल्टमीटर ऑफ रेजिस्टेंस, वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस दे रखा है 2000 ओम, is used to measure the potential difference, is used to measure the potential difference across 500 ohm, ठीक है, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर इसके अक्रॉस जिसका रेजिस्टेंस कितना है 2000 ओम, मतलब इसके अक्रॉस एक रजिस्टर लगाना था 2000 ओम का, ठीक है, 2000 ओम का लगाना था, भाई साफ साफ बोल रखा है, जहां से मैं क्या कैलकुलेट करूंगा, पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूंगा अक्रॉस 500 ओम, ठीक है, द रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी, रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी। क्लियर है क्वेश्चन? चलो वन बाय वन सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है, कुछ इस तरह का डायग्राम हमें दे रखा था, तो रेजिस्टेंस ऑफ वोल्टमीटर दे रखा है 2000 ओम दे रखा है, तो मैंने इसको यहां लगा दिया। अब ये दो किस में हो गए, पैरेलल में हो गए, ठीक है, पैरेलल में होगा, अगर ये तो ये हो गया 1 बाय 2000 प्लस क्या हो गया 1 बाय 500, ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2000 को एलसीएम ले लो, ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है, क्योंकि 1 प्लस 4, ठीक है, 1 प्लस 4, तो फर्दर इसको अगर सॉल्व करते हैं तो अगर ये आर इक्विवेलेंट है, इसको आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं, कितना आएगा 400 ओम, कितना आएगा 400 ओम, चलो ठीक है, मतलब ये 400 ओम जो आएगा, मतलब अब जो सर्किट बनेगा उसमें 400 ओम कनेक्ट कर रखा है, किसके साथ, 600 ओम के साथ, और नीचे लग रही है क्या, बैटरी, बैटरी, ठीक है, और फिर मुझे निकालना पड़ेगा यहां पर क्या, करंट, जिससे मैं क्या निकाल सकता हूं बाद में, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। चलो ठीक है, क्या रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर विल बी सेम एज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इक्विवेलेंट ऑफ वोल्टमीटर एंड 500 ओम, ठीक है, चलो अब फर्दर करंट निकालना है ना, करंट निकालना है, तो मैंने आपको बोला कि 400 आया आर इक्विवेलेंट, 400 प्लस 600 कितना हो गया, आर इक्विवेलेंट, यहाँ पे सीरीज कनेक्शन है 1000 ओम, ठीक है, और वोल्टेज कितना दे रखा था हमें 20, तो करंट निकालेंगे सर्किट के अंदर, करंट निकालेंगे, आई इक्वल्स टू क्या होगा, वी बाय आर इक्विवेलेंट, वी कितना है 20, 20 अपॉन कितना हो गया 1000, ठीक है, ये कितना हो गया 0.02 एम्पियर, है ना, तो करंट ये आ गया 0.02 एम्पियर या फिर 1/50। अब रीडिंग निकालनी किसकी, अक्रॉस, पोटेंशियल ड्रॉप निकालना था ना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस 500 ओम, है ना, पर अब 500 ओम के अक्रॉस निकाल रहे हैं, वहां पर रेजिस्टेंस कितना आ गया था 400, क्योंकि 2000 ओम का हमने लगाया था वोल्टमीटर, ठीक है, तो दिस विल बी आई कितना 1/50 इंटू 400 कितना आ रहा है 8 वोल्ट, 8 वोल्ट, दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 8। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, अ पोटेंशियल बैरियर, ठीक है, पोटेंशियल बैरियर, ओके, सेमीकंडक्टर बेस्ड क्वेश्चन है, अ पोटेंशियल बैरियर ऑफ 0.4 वोल्ट एग्जिस्ट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन, ठीक है, एक पीएन जंक्शन है, उसके बीच में पोटेंशियल बैरियर है, ठीक है, कितना दे रखा है उतना 0.4 वोल्ट दे रखा है, बढ़िया, एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स द जंक्शन फ्रॉम द एन साइड, ठीक है, एन साइड से इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, ठीक है, विद द स्पीड ऑफ 6 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ओके, द स्पीड विद विच द इलेक्ट्रॉन एंटर्स द पी साइड विल बी
x बाई 3 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अल्टीमेटली इस क्वेश्चन में निकालना क्या था, अब भाई इलेक्ट्रॉन जो है वो n साइड से एंटर कर रहा है, बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रॉन है, n भी क्या है नेगेटिव, p क्या है पॉजिटिव, है ना, ओके। इलेक्ट्रॉन जो n साइड से एंटर कर रहा है अब जाएगा कहां, पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके p साइड की तरफ, तो p साइड में उसकी स्पीड कितनी होगी वो मुझे निकालना है, निकाल के यहां कंपेयर करके x की वैल्यू बतानी थी। क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखा 9.1 × 10⁻31 kg और चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दे रखा 1.6 × 10⁻19 कूलम। करते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व। चलो ठीक है, पोटेंशियल बैरियर दे रखा है 0.4 वोल्ट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रखी है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन का वैल्यू दे रखी है, इलेक्ट्रॉन का मैग्नीट्यूड दे रखा है 1.6 × 10⁻19। ठीक है, अब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन जो है वो n साइड से एंटर करेगा तो आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी कम होगी, है ना, किसकी, इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी क्यों कम हो रही है बच्चों, इसलिए कम हो रही है क्योंकि उस पर क्या लग रही है, फोर्स लग रही है, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, नेगेटिव नेगेटिव विल रिपेल ईच अदर, है ना, तो क्या करेंगे, उस पर फोर्स लग रही है, वो भी किसमें, अपोजिट डायरेक्शन में। एज द इलेक्ट्रॉन पासेस फ्रॉम n to p region द काइनेटिक एनर्जी विल डिक्रीज, बहुत बढ़िया, बाय सेम अमाउंट एज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, एज द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी W विल बी इक्वल टू क्या होगा, QV। इसका यूज यहां पे करने वाले, बिकॉज नेगेटिव चार्ज एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, चलो यहां पे हम बात कर रहे हैं किसकी, अब ये होगा KF इज इक्वल टू KI माइनस WE। अल्टीमेटली ये क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क डन विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब जो फोर्स लग रही है नेगेटिव, भाई काइनेटिक एनर्जी क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है ना, डिक्रीज कर रही है, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है, मतलब यहां पर हम क्या बोलेंगे, KI माइनस KF विल बी इक्वल टू WE, ये बोला जाएगा, है ना, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रही है तो हम फाइनल माइनस इनिशियल नहीं करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल करेंगे, पर हम अल्टीमेटली लिखते क्या है, फाइनल माइनस इनिशियल, इसलिए यहां पे माइनस आएगा, माइनस आएगा। अगर मैं इसको इस तरह बनाता हूं, ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू KF माइनस KI, तो यहां क्या आएगा, माइनस आएगा, माइनस आएगा। इसको सॉल्व कर लो, देख लो, यही आने वाला, KF माइनस KI इज इक्वल टू KF माइनस KI माइनस WE, यही तो आ रहा है, और यही मैंने आपको बताया, देखो WE इज इक्वल टू माइनस KF माइनस KI, माइनस को ले जाओ तो माइनस W हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, देखो इसी फॉर्मेट में ये, बस WE निकाल लो QV से, Q की वैल्यू कितनी है 1.6 × 10⁻19 और V कितना रखा है 0.4, ओके, तो वर्क डन निकल गया, वर्क डन कितना आ गया, दैट इज 64 × 10⁻21। ठीक है, काम ही तो कर रहा है ना वो, अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जाके, इलेक्ट्रॉन जो आ रहा है जो अगेन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, अगेंस्ट यानी अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, तो वर्क डन कर रहा है। ठीक है, ओके, कितना आ गया, दैट इज इक्वल टू 64 × 10⁻21 जूल, तो ये वर्क डन तो निकाल लिया। अब KE फाइनल और KE इनिशियल निकालना, इनिशियल की बात करते हैं, हाफ mv², फॉर्मूला होता है काइनेटिक एनर्जी का, हाफ m यानी इलेक्ट्रॉन का मास 9 × 10⁻31 और v² 36 इंटू क्या हो गया 10⁻10, ओके, 10⁻10। क्लियर, चलो काइनेटिक एनर्जी फर्दर सॉल्व करा तो काइनेटिक एनर्जी कितना आ गया, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आ गया, तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल कितना आ गया बच्चों, दैट इज इक्वल टू 162 × 10⁻21 जूल, है ना, 162 × 10⁻21 जूल, बढ़िया। अब काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालना है, तो 162 × 10⁻21 इनिशियल, ठीक है, वही तो मुझे निकालना है, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकालना है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनल फॉर्मूला क्या था हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी फाइनल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस वर्क डन WE। ठीक है, तो ये हो गया, इनिशियल की वैल्यू मैंने यहां रख दी, वर्क डन की वैल्यू यहां रख दी, सॉल्व किया, कितना आ गया 98 इंटू 10⁻21, ये क्या आ गई फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। पहले तो वो एंटर कर रहे थे n से, अब पोटेंशियल बैरियर क्रॉस करके कहां जाएंगे, P पर, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी देखनी है मुझे, है ना भाई, फाइनली स्पीड कितनी होगी वो निकालनी है ना, तो स्पीड निकालने के लिए काइनेटिक एनर्जी का पता तो होना चाहिए क्योंकि डिक्रीज हो रही है भाई, है ना। अब देखो यहाँ पे कितनी होगी 98 × 10⁻21 और आई कितनी इनिशियली कितनी थी 162 × 10⁻21, तो अल्टीमेटली देख के पता चल रहा है कि डिक्रीज 162 से कितनी हो रही है 98 हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, स्पीड चाहिए, काइनेटिक एनर्जी फाइनल निकल गई, हाफ mv² लगा देता हूं, चलो हाफ m vf² इज इक्वल्स टू क्या हो गया 98
इंटू 10 टू पावर माइनस 21। फर्दर सॉल्व किया, वी एफ स्क्वायर 196/9 इंटू 10 टू पावर 10 हो गया। वी एफ निकालना, वी एफ विल बी इक्वल टू कितना आ रहा है 16/3 इंटू 10 टू पावर 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द पी रीजन में, ठीक है। और मुझे दे कितना रखा था, मुझे रखा था x/3 इंटू 10 टू द पावर 5, ये गिवन था। कंपेयर करा तो x की वैल्यू कितनी आ रही 16। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 16। तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था, द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 4.425 माइक्रो एम्पियर। डिस्प्लेसमेंट करंट की बात होती है तो ये चैप्टर कौन सा, ईएम वेव्स। चलो ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब आईडी हम लोगों ने पढ़ रखे हैं, मैक्सवेल ने जो चेंजेस करे थे लॉस के अंदर, है ना, वही उसी बात यहां कर रहे हैं। द डिस्प्लेसमेंट करंट ऑफ 4.425 माइक्रो एम्पियर इज डेवलप्ड इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है ना। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रीजन में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, ओके। Between the plates of a parallel plate capacitor when voltage is changing at a rate of 10 to the power 6 volt per meter, volt per second, volt per second, मतलब वोल्टेज चेंज हो रहा है dV/dt, दे रखा है कितना हो रहा है 10 to the power 6 वोल्ट पर सेकेंड दे रखा है, ठीक है। द एरिया ऑफ ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया दे रखा है कितना है 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर इज, ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, यही निकालना है, डी निकालना है, इनके बीच में डिस्टेंस कितना है, इनके बीच में क्या डिस्टेंस कितना है, ठीक है। निकाल कर उसको कंपेयर करके एक्स की वैल्यू मुझे यहां बतानी थी, ठीक है। मुझे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस यानी एप्सिलॉन नॉट दे रखा है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मैं डिस्प्लेसमेंट करंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे आईडी इज इक्वल टू क्या होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई, यानी चेंज इन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड, चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट आता है। यानी आईडी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन डी टी का फॉर्मूला यहां पर हम लोग यूज करेंगे। करे सॉल्व, चलो डिस्प्लेसमेंट करंट गिवन, ठीक है। तो फिर यहां पे क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट दे रखा है कितना 4.425 माइक्रो एम्पियर। अब देखो यहां पर एक प्लेट पॉजिटिव एक प्लेट नेगेटिव, हमें पता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये डी मुझे यहां पर निकालना है, ठीक है, ओके। एरिया कितना दे रखा था 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हर एक प्लेट का, ओके। अब इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रही, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से डिस्प्लेसमेंट करंट होता है ना, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, कुछ याद करो, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस हमें दे रखा है 10⁻6 वोल्ट पर सेकेंड, एरिया ऑफ प्लेट दे रखा है दैट इज 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। वी नो दैट दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट, फाई ई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। फाई अब बात कर रहे हैं दो प्लेट्स के बीच में, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज प्लेट, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट, ठीक है, क्या होती है दैट विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या बोलते हैं उसको ई। तो फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए हो गया। अब ई की बात चल रही है तो दिस विल बी इक्वल टू v/d लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो फाई इज इक्वल टू v/d इंटू ए हो गया। अब मुझे चेंज निकालना है, डी फाई निकालना है इस इक्वेशन के लिए, डी फाई अपॉन डी टी कर दिया तो ये होगा dv/dt। अब ये काम की चीज है हमारे, क्योंकि हमें दे रखी थी 10⁻6 दे रखी, सॉरी, है ना। तो dv/dt इंटू a/d हो गया। तो IC दिस इज योर कंडक्शन करंट, सेम फॉर्मूला है, ठीक है, ओके। नाउ हमें क्या करना था, हमें निकालना है दिस IC इज इक्वल टू एप्सिलॉन। अब मैंने क्या करा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई अपॉन dt, ये फॉर्मूला है हमारे पास, डी फाई ई अपॉन dt की जो फॉर्मूला आया, मतलब जो डिराइव करा हमने, क्या है dv/dt a अपॉन d, ये निकल के आया हमारा, किसका है ये डी फाई ई अपॉन dt का, रख दिया यहां पर इसको, देखो ये आ गया, ठीक है, ओके। सारी वैल्यूज को पुट कर दी, पुट करने वाले दिस इज द वैल्यू ऑफ योर आईडी, है ना, क्या ये आईडी है आपका, क्या बच्चों ये आईडी, ठीक है। आईडी विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन a बाई d, ओके। तो यहां भी क्या है, दिस इज योर आईडी, यानी डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट है ये भी आपका, ओके। अब कुछ नहीं करना, डिस्प्लेसमेंट करंट की वैल्यू दे रखी थी उसको आपको पुट करना है, ठीक है। छोटी छोटी गलतियां हो जाती है कभी कभी किसी से, कोई बात नहीं, ठीक है। सी की जगह हम डी कर देंगे यहां पर, ओके। तो 4.425 इंटू 10⁻6 एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी, ए की वैल्यू रख दी अपॉन डी इंटू 10 × 10⁻6, है ना,
ये कितना dv बाई dt कितना 10⁻6 दे रखा है। ओके, फर्दर सॉल्व किया, फर्दर सॉल्व करने के बाद 1 इक्वल टू क्या हो गया 2 इंटू 40 इंटू 10⁻4 इंटू डी, डी कितना आ गया यहाँ पर 80 इंटू 10⁻4 मीटर, ठीक है। उसको चेंज किया फर्दर तो डी विल बी इक्वल टू 8 इंटू 10⁻³ आ गया। मुझे क्वेश्चन में कितना रखा था x इंटू 10⁻³ कंपेयर करा दोनों को तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, 8 आ गई। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 8। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों में, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड, मतलब क्वेश्चन किस पे बेस्ड है, रोटेशनल मोशन पे, ठीक है, रोटेशनल डायनामिक्स। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, थिन रॉड, चलो ये थिन रॉड बना देते हैं, अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म थिन रॉड अबाउट अ परपेंडिकुलर एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड इज I1, यानी यूनिफॉर्म थिन रॉड का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको मान लिया I1, ठीक है। द सेम रॉड इज बेंट टू फॉर्म अ रिंग, अब यही रॉड को बेंड करके क्या बना दिया, एक रिंग बना दिया, चलो ठीक है, ये बना दिया रिंग, ठीक है। एंड इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर इज I2, अबाउट डायमीटर, ठीक है, अबाउट डायमीटर इज I2, ये डायमीटर हो गया, ठीक है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, विल बी I2, ठीक है। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया रिंग का I2, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया I1 हो गया, ठीक है, I1, बढ़िया। अब मुझे क्या करना है, रेशियो निकालना I1 अपॉन I2 का, ठीक है, निकाल के कंपेयर करना है, उसके बाद x की वैल्यू बतानी थी। तो क्या रेशियो दे रखा है x पाई स्क्वायर अपॉन 3, ठीक है। अब बच्चों हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ योर थिन रॉड क्या होता है ml स्क्वायर बाई 12, तो I1 की वैल्यू क्या होगी ml स्क्वायर बाई 12। अब एक चीज यहां पर ये है कि I2 जो रिंग है उसका क्या होगा mr स्क्वायर बाई 2, है ना। अब मैंने क्या किया, इस रॉड को बेंड करके रिंग बनाई है, ठीक है। तो जो लेंथ है रॉड की L रॉड विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस, क्या होगी, विल बी इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग, है ना, सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग के बराबर होगी, जितनी लेंथ है उसी से तो बनाई है, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ रिंग के बराबर है। यहां से हम L के टर्म्स में हमारा आंसर निकाल लेंगे, सॉरी R के टर्म्स में आंसर निकाल लेंगे, है ना। यहां से हम R के टर्म्स में आंसर निकाल के R की वैल्यू यहां पुट कर देंगे, I2 निकल जाएगा, I1 I2 का फिर रेशियो निकाल लेंगे, क्लियर है, ठीक है। चलो करते हैं, ठीक है। तो कुछ ये हो गया हमारे पास, L इसका लेंथ मान लिया, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है ml स्क्वायर बाई 12, ठीक है। व्हेन द रॉड इज बेंट टू फॉर्म द रिंग सर्कमफ्रेंस, then the circumference of ring will be equal to length of rod, ठीक है। तो 2 pi r will be equal to L, ये बात समझ में आ गई, ओके। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग की बात कर लेते हैं हम लोग, क्या होगा रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर बाई 2, ठीक है। और हमें बोल रखा था 2 pi r जो है वो L के बराबर है, तो r will be equal to क्या हो गया L बाई 2 pi। अब L बाई 2 pi जो है वो यहाँ इस पे पुट कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आ गया मेरे पास, ये क्या आया I2 ml स्क्वायर बाई 8 pi स्क्वायर। रेशियो निकालना I1 बाई I2 का, I1 कितना है ml स्क्वायर बाई 12, I2 कितना है ml स्क्वायर बाई 8 pi स्क्वायर, ठीक है। जो कर सकता है उसको काट दिया, I1 बाई I2 का जो रेशियो है वो कितना है 2 बाई 3 पाई स्क्वायर, 2 बाई 3 पाई स्क्वायर। मुझे दे कितना रखा है x बाई 3 पाई स्क्वायर, कंपेयर किया x की वैल्यू कितनी आ गई 2, और यही मुझे निकालनी थी। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 2। तो बच्चों क्वेश्चन क्या था, द हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, मतलब क्वेश्चन मॉडर्न फिजिक्स से था, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंस इज 5 इयर्स, ठीक है। एक रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है जिसकी हाफ लाइफ 5 इयर्स दे रखी है, आफ्टर x इयर्स, ठीक है, कुछ x साल बाद a given sample of the radioactive substance get reduced to 6.25%, ठीक है। कुछ x साल बाद वो रेडियोएक्टिव सब्सटेंस गेट सैंपल जो है रेडियोएक्टिव सब्सटेंस का रिड्यूस हो गया 6.25% ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। द वैल्यू ऑफ x निकालनी है, ठीक है, मुझे यहां पर। अब समझते हैं क्वेश्चन को, हाफ लाइफ ऑफ रेडियोएक्टिव सब्सटेंसेस 5 इयर्स, तो इनिशियली मान लेते हैं m0 था, ठीक है। 5 साल बाद ना, तो मतलब t हाफ के बाद क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा, m0 बाई 2 हो जाएगा। फिर हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, m0 बाई 4 हो जाएगा। फिर हाफ लाइफ के बाद क्या हो जाएगा, m0 बाई 8 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली फिर हाफ लाइफ के बाद 5 साल बाद ना कितना हो जाएगा, m0 बाई 16, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है, ओके।
अगर माने कि शुरू में कितना था 100% था, फिर क्या हो गया 50% हो गया, फिर क्या हो गया 25% हो गया, फिर क्या हुआ 12.5% रह गया, ठीक है, और अल्टीमेटली 4 साल बाद 6.25% हो गया। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। इनिशियली एम नॉट, इनिशियल सैंपल का जो मास था एम नॉट था, फिर हाफ लाइफ एम नॉट बाई 2, एम नॉट बाई 4, एम नॉट बाई 8, एम नॉट बाई 16। मान लो 100 है तो 50 हो गया, 25 हो गया, 12.5 हो गया, फिर 6.25 हो गया। यही तो हमसे बोल रखा है, यही तो हमसे बोल रखा है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। समझ में आया क्वेश्चन कैसे करना है? ठीक है, चलो क्या हो रहा है यहां पर? सिमिलर लॉजिक, एम नॉट इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। एम नॉट क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है, ठीक है। एम नॉट क्या है? नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन द सैंपल। तो अब फिर क्या करा? एम नॉट से एम नॉट बाई 2, फिर एम नॉट बाई 4, एम नॉट बाई 8, एम नॉट बाई 16, ठीक है, 6.25% आ गया। यानी आफ्टर 4 हाफ लाइफ, 4 हाफ लाइफ के बाद कितना हुआ? 6.25% ऑफ द इनिशियल सैंपल रिमेन्स। तो टोटल टाइम कितना लग गया? 4 into 5, that is 20 years. That means for this question the answer will be 20. तो बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा था? इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मतलब वेव ऑप्टिक्स, ठीक है, इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट विथ मोनोक्रोमेटिक लाइट, फ्रिंजेस आर ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, ठीक है, YDSE हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है? फ्रिंजेस ऑब्टेन्ड होंगे स्क्रीन के अंदर, ओके, प्लेस्ड एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेन ऑफ स्लिट्स, ठीक है। इफ द स्क्रीन इज मूव्ड बाय, स्क्रीन को मूव कर दिया अगर बाय 5 × 10⁻² मीटर टुवर्ड्स द स्लिट की तरफ उसको 5 × 10⁻² मीटर मूव कर दिया, तो जो चेंज इन फ्रिंज विड्थ इज कितना? 3 × 10⁻3, ठीक है, 3 × 10⁻3 विड्थ में चेंज आ गया, फ्रिंज की विड्थ में चेंज आ गया। इफ द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट इज 1 मिलीमीटर, ठीक है, यानी स्मॉल डी की वैल्यू है ये, कितनी है? 1 मिलीमीटर। देन द वेवलेंथ ऑफ द लाइट, लैम्डा हमें निकालना है। क्लियर है? फ्रिंज विड्थ की बात चल रही है तो बीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा? लैम्डा डी, बड़ा डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है, या कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, फिर चेंज इन फ्रिंज विड्थ की बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टार्ट बीटा 1, फिर बीटा 2, फिर चेंज, और फिर हम लैम्डा की वैल्यू वहां से निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। फ्रिंज विड्थ इज बीटा, बीटा क्या होता है? लैम्डा डी अपॉन डी, यानी लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। लेट इनिशियली फ्रिंज विड्थ इज बीटा 1, ठीक है, तो बीटा 1 इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D1 अपॉन स्मॉल डी, ओके। फाइनली क्या होगी? बीटा 2 हो गई, सेम फॉर्मूला। अब जहां D1 था वहां D2 हो गया, चेंज निकालना है तो बीटा 2 माइनस बीटा 1 विल बी इक्वल टू लैम्डा अपॉन स्मॉल डी, ब्रैकेट कैपिटल D2 माइनस कैपिटल D1, ओके। चेंज इन बीटा मुझे दे रखा था कितना? 3 × 10⁻³ सेंटीमीटर, ओके, इसको मीटर में बना दिया मैंने। चेंज इन डी मुझे दे रखा था कितना? 5 × 10⁻², है ना। कुछ नहीं करा, वैल्यूज को पुट कर दिया, कुछ इस तरह की इक्वेशन आ गई। फिर सॉल्व किया फर्दर तो लैम्डा कितना आ गया? 0.6 × 10⁻6 मीटर। लैम्डा को सॉल्व किया फर्दर, मुझे नैनोमीटर में चाहिए था, तो कितना आया लैम्डा? वेवलेंथ ऑफ लाइट, दैट इज 600 नैनोमीटर। दैट मींस फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 600। तो क्वेश्चन क्या दे रखा था बच्चों? एन इंडक्टर ऑफ 0.5 मिली हेनरी, अ कैपेसिटर ऑफ 200 माइक्रोफैरड एंड रजिस्टर ऑफ 2 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्टेड है विद अ 220 वोल्ट एसी सोर्स। तो अगर मैं डायग्राम बनाता हूं इसका, दिस विल बी लाइक दिस, ये एक कैपेसिटर और ये हो गया हमारा रजिस्टर, ठीक है। किससे कनेक्ट है? एसी सोर्स से कनेक्ट था, ठीक है, एसी सोर्स से कनेक्ट है। यहां कितना है? दिस इज 0.5 मिली हेनरी, यानी इंटू 10⁻³ ये कितना है? 200 माइक्रोफैरड, दैट विल बी 200 × 10⁻6, और ये कितना दे रखा है? 2 ओम दे रखा है। चलो बहुत बढ़िया। इफ द करंट इज इन फेस, करंट अगर फेस में है विथ द ईएमएफ, क्लियर, करंट और ईएमएफ के बीच में फेस सेम है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सोर्स फॉर दिस सर्किट फॉर्मूला क्या आएगा? 1/2 पाई √L, क्या आएगा फॉर्मूला? 1/2 पाई √LC, इस तरह √LC। दिस इज द फॉर्मूला दैट वी हैव स्टडीड। इस फॉर्मूले का यूज हम यहां पे करेंगे, ठीक है। अब एक चीज का ध्यान हमें यहां रखना है, डैश इंटू 10⁻² हर्ट्ज बोल रखा है, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। तो F इक्वल टू 1/2 पाई √LC, L की वैल्यू रख दी 0.5
मिली हेनरी और सी की 200 माइक्रो फैरेड। ठीक है, माइक्रो और मिली। ओके, फर्दर सॉल्व करते गए, अल्टीमेटली आंसर किसमें आ गया हमारा 2 × 10³ हर्ट्ज। ठीक है, पर मुझे इंटू 10⁻² में चाहिए, तो ये आ गया 20 × 10⁻²। कंपेयर करा तो जो ब्लैंक था वहां फिल क्या होना था 20। दैट मीन्स फॉर दिस क्वेश्चन द आंसर विल बी 20।